कमिंग टू द टारगेट, अब हम 2-3 लेक्चर में चैप्टर खत्म करने वाले हैं, तो आई विश अब आपको जो डीपीपीज मिले साथ साथ करिए। थियोरेटिकल डीपीपी है, डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं। अभी तक मैंने आपको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में जो पढ़ाया, जितना पढ़ाया उसको इंटैक्ट रखिए। डाउट्स हैं और बनते भी हैं। किसी को मेटा इफेक्ट में कंफ्यूजन हो रहा है कि मेटा पोजीशन पे कोई है, जैसे अभी मैंने सुना। किसी को इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है कि नहीं है, उसमें कंफ्यूजन हो रहा है। बहुत सारे कंफ्यूजन आ रहे हैं। स्लो 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 हम इसको कवर अप करेंगे, जो भी आपकी डीपीपी में कंफ्यूजन आ रहे हैं। बट मैं आज की क्लास शुरू करूं उससे पहले मेरे को पिछली एक चीज में वी नीड टू मेक पीस विद वन थिंग, सो दैट आप काफी और चीजों को कंफ्यूज ना करें उसके साथ। तो लेट्स मेक पीस विद वन थिंग कि हमने जो कोशिश करी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को करने की, आज इसको मेरे को क्लोज करना है। और ये अब पूरे आगे के 3 चैप्टर्स में दोबारा नहीं आएगा, ये इसी में आके क्लोज होना है। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो हमने किया एल्काइल हैलाइड्स की प्रॉपर्टीज का सबसे बड़ा हिस्सा, उसमें हमने 2 मैकेनिज्म पढ़े, एक SN1 और एक SN2। SN1 था जिसके अंदर हम 2 स्टेप देखते थे, इंटरमीडिएट प्लेनर कार्बोकेटायन बनता था। SN2 था जिसके अंदर हम एक ट्रांजिशन स्टेट पेंटावेलेंट वाली देखते थे, जिसमें क्राउडिंग हिंड्रेंस बहुत ज्यादा होती थी। तो आपको इसका मैं कोई अब जो मैंने डीपीपी 4 दी है ईज की, उसके लिए पहला पॉइंट मैं आप सभी को एक चीज बता दूं। 2-3 क्वेश्चन तो आपके उसी से सुलट लेंगे, क्योंकि मेरे को इससे पीस करना है, मुझे एक बारी को आज इससे बाहर निकालना है आपको। तो SN1 और SN2 दोनों के लिए पहली ईज तो ये है, अगर जो मेरा सबस्ट्रेट है, जैसे इस चैप्टर में मेरा सबस्ट्रेट है एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड पे आप अगर न्यूक्लियोफाइल भेज रहे हो ताकि उसके अंदर एक लिविंग ग्रुप है वो निकले और उसकी जगह न्यूक्लियोफाइल आ जाए, उसके लिए सबस्ट्रेट में एक चीज न्यूक्लियोफाइल के लिए बहुत अट्रैक्टिव होनी चाहिए, दैट इज कहीं से भी कुछ भी ये चार्ज हो, यानी कमी हो इलेक्ट्रॉन्स की, तो ये न्यूक्लियोफाइल और बल्ले बल्ले होके जाता है कि यस सामने वाले पे कमी है, मेरे को अट्रैक्शन फोर्स और मिल गया। तो अगर रिगार्डलेस ऑफ मैकेनिज्म के अंदर घुसने के बाद अलग बात है, उससे पहले की बात कर रही हूं मैं, अगर इस सबस्ट्रेट के अंदर कैसा भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है, इस सबस्ट्रेट के अंदर अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है, चाहे वो SN1 से जा रहा है चाहे SN2 से जा रहा है, ईज ज्यादा होगी। पहले तो ये समझिए कि ईज कब ज्यादा होती है, पहली शर्त जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो। तो आपकी जो डीपीपी के मेरे पास डाउट पहुंचे 14-15 क्वेश्चन में से 4 या 6 क्वेश्चन डायरेक्ट इस लॉजिक पे सॉल्व हो रहे थे। आप कार्बोकेटाइन बना बना के देख रहे हो, मैम ये भी टर्शरी, ये भी टर्शरी और ये भी टर्शरी, और तीनों की ईज बराबर होनी चाहिए। ये भूल जा रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जिस टर्शरी में लगा है वो ही ईज ज्यादा शो करेगा। सो अगर आप एक जेई मेंस या एडवांस का या नीट का अच्छा ऑथेंटिक डिफिकल्ट क्वेश्चन देखें, इफ कंडीशन अप्लाई डिफिकल्ट क्वेश्चन, तो डोंट एक्सपेक्ट वो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी अल्काइल हैलाइड में पूछ रहे हैं आपसे। हमने लास्ट ईयर भी एक कहा था, बात अलग है, दोनों में वही पूछा, जेई में भी नीट में भी, और बड़ी थू थू हुई है पेपर्स पे, कितना इजी दे दिया, इतने 720 आ लिए, अभी भी बहुत आ लिए सारा चीटिंग वीटिंग का सॉर्ट करके। जेई में भी कट ऑफ कितनी ऊपर गई, पिछले सालों तक कट ऑफ थी 90 या 89 या 90 मार्क्स आ जाए 300 में से तो वो एडवांस दे सकता है, और इस बार क्योंकि पेपर इजी था तो कट ऑफ बहुत ऊपर गई, बहुत ऊपर गई कट ऑफ। सो इट डजंट मेक डिफरेंस। डिफिकल्ट क्वेश्चन अगर किसी ने देना है तो वो तीनों टर्शरी देगा और पूछेगा बताओ जी SN1 की ईज, वहां मेरे को सोचना पड़ेगा तीनों टर्शरी है, जिसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है वो सबसे आगे। तो रिगार्डलेस ऑफ SN1 SN2 आप देखोगे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की प्रेजेंस। तो लेट्स मेक पीस विद दिस। फर्स्ट ऑफ ऑल, कहीं पर भी तीनों में टर्शरी आ गया, SN1 की ईज डिसाइड करनी है, सर्च फॉर EWG। कहीं तीनों में प्राइमरी आ गया, 3 ऑप्शन में 4 में से 3 ऑप्शन प्राइमरी आ गए, और मेरे को किसकी ईज सर्च करनी है, SN2 की। तीनों में ही हिंड्रेंस नहीं है, तीनों ही क्राउडेड नहीं है, फिर आप ढूंढो कहीं किसी में कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप दूसरे तीसरे पर लगा हुआ तो नहीं है।
तो अगर इतनी सोच से चलोगे थोड़े डाउट्स कम आएंगे। वो जो 14 क्वेश्चन है, एक एक राउंड में 4-4 5-5 क्वेश्चन हमसे डाउट्स में पूछते रहिए अगर आ रहे हैं तो लेट्स मेक पीस विद दिस कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अगर इतना आता है तो हम आगे चलने लायक हैं। इसमें कार्बोकेटाइन बनता था, इसमें एक स्टेरिकली हिंडर्ड पेंटावेलेंट इंटरमीडिएट बनता था। इसको खत्म करके, इस चीज को खत्म करके आज मैं SN1 SN2 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एंड कर रही हूं। तो जिन लोगों ने, 2-3 लोगों ने मेरी पिछली क्लास नहीं लगाई, जिनको इस टॉपिक को आता पता नहीं है, वो भी यहां से थोड़ा थोड़ा समझना शुरू करें और थोड़ी देर बाद सारा समझना शुरू हो जाएगा, ये एटलीस्ट बैकलॉग में नहीं रहेगा। आज मेरे को एक टॉपिक शुरू करना है, एनसीईआरटी बेसिक टॉपिक है। पहले तो व्हाट डू आई मीन बाय स्टीरियोकेमिस्ट्री, जो मेरी हेडिंग है आज की। स्टीरियोकेमिस्ट्री होती क्या है? समथिंग टू डू विद स्पेशल अरेंजमेंट्स, समथिंग टू डू विद डेक्स्ट्रो-लीवो रोटेशन, समथिंग टू डू विद प्लेसमेंट्स ऑफ ग्रुप्स, कि ऊपर रखा है, अबाउ द प्लेन रखा है कि बिलो द प्लेन रखा है, कुछ ऐसा। अब वो समथिंग क्या है? टुडे इज द डे व्हेन आई शुड स्टार्ट एंड क्लोज इट। कि अगर मेरे को स्टीरियोकेमिस्ट्री टॉपिक पढ़ना है तो पहले एनसीईआरटी के बेसिक 2 से 2.5 पन्ने मेरे को पढ़ने हैं आज, उसके बाद देखेंगे क्या करना है। वहां पर शुरू होती है एक हेडिंग मेरी, व्हाट डू आई मीन बाय ऑप्टिकल एक्टिविटी एंड एनेंशियोमेरिज्म। अब अगर मैं ये ऑप्टिकल वर्ड पढ़ूं, ऑप्टिकल वर्ड कहां से आ रहा है? ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स स्टैंड्स फॉर लाइट, राइट? अगर आप देखें फिजिक्स में आपने टर्म यूज करी होगी, ऑप्टिक्स मतलब लेंसेज या लाइट या रिफ्रैक्शन रिफ्लेक्शन, यही पढ़ रहे हो आप। समथिंग टू डू विद लाइट या आंखों से रिलेटेड काम है कुछ। तो ऑप्टिकल एक्टिविटी, आउट ऑफ नोवेयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में मैं ये क्या ला रही हूं? तो ये टॉपिक इस चैप्टर को लेके मत पढ़ना, ये एक नया टॉपिक है जिसमें मेरे को रिएक्शन एग्जांपल में यही लूंगी, बाकी ये टॉपिक बिल्कुल अनटच्ड है और अननोन है। तो सबसे पहले मैं लैब में जाती हूं और ये खोजना शुरू करती हूं कि ऑप्टिकल एक्टिविटी का मतलब क्या है, एनाइंशियोमर्स का एक्चुअल मतलब क्या है। हम कोऑर्डिनेशन में पढ़ चुके, लेकिन आपको एक्चुअल मतलब नहीं पता। कोऑर्डिनेशन में बस मैंने क्या बता दिया था, ये मेरा हाथ। अगर कोऑर्डिनेशन चैप्टर में हम ऑप्टिकल एक्टिविटी या एनाइंशियोमेरिज्म पढ़ रहे थे तो क्या बोला था मैंने? दिस इज वन हैंड, दिस इज अदर हैंड। दोनों के बीच में मिरर अगर रख दो तो आपको पता लग जाएगा ये तो मिरर इमेज ही है एक दूसरे की। और अगर मिरर इमेजेस आर नॉन सुपर इम्पोजेबल तो इन दो में ये कह सकते हैं स्पेशल अरेंजमेंट डिफरेंट था। बिल्कुल सेम थे, 4 उंगलियां, एक थंब है, हर तरह से स्ट्रक्चर सेम है, सब कुछ शेप सेम है, लंबाई चौड़ाई सेम है, सब कुछ सेम है। फर्क क्या है? एक में थंब इस साइड है, एक में थंब इस साइड है, इसलिए 2 अलग अलग थे। बट इनका क्योंकि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम था तो मैं इनको आइसोमर नहीं कह सकती थी, मेरे को मजबूरी थी इन दोनों हाथों को क्या कहना पड़ा, भाई स्पेस में अरेंजमेंट फर्क है, एक में थंब इधर है, एक में थंब इधर है, तो इन दोनों को हम स्पेशल आइसोमर्स नाम दे देते हैं स्टीरियोमर्स। और क्योंकि ये मिरर इमेजेस है, नाम दे देते हैं एनाइंशियोमर्स। तो हमने ऐसा काफी डिटेल में कोऑर्डिनेशन चैप्टर में पढ़ा था। लेकिन अगर हम वो भूल भी गए, नहीं भी आता है, तो आज 0 से शुरू करते हैं। अगर मैं आपसे बात करूं अब तक जो मैं पढ़ा चुकी हूं इस चैप्टर में, कोई भी एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें एक भी कार्बन ऐसा हो जो 4 डिफरेंट एटम से अटैच्ड है, उसको कहते हैं कायरल। ये हमने कुछ दिन पहले किया था शुरू में इस चैप्टर के, कि ऐसे कार्बन को कहते हैं कायरल। ये वजह बनता है एसिमेट्री की, क्योंकि आप किसी भी तरीके से इसको 2 इक्वल हाफ्स में नहीं बांट सकते। तो अगर एक भी कार्बन है जो 4 डिफरेंट एटम से अटैच्ड है तो वो सिमेट्री ना होने की वजह बनता है, सेंटर बनता है। इसीलिए इस कार्बन को मैंने तब भी नाम दिया था, आज भी नाम दूंगी, स्टीरियो सेंटर। आज यूज भी करूंगी इसको, स्टीरियो सेंटर। तो अगर मेरे पास एक भी कार्बन ऐसा है जो 4 ग्रुप्स की 4 डिफरेंट ग्रुप से जुड़ा है तो वो एसिमेट्री की वजह बनेगा। एसिमेट्री के लिए बेटर वर्ड ऑर्गेनिक में दिया गया कायरल। ये कार्बन क्या कहलाएगा? एसिमेट्रिक कार्बन को ही बोल दिया गया कायरल कार्बन, और पूरा मॉलिक्यूल एसिमेट्रिक हो गया तो उसको बोल दिया गया कायरल मॉलिक्यूल। ये मैं आप लोगों को करा चुकी हूं अभी कुछ दिन पहले, तो बिना सोचे समझे सिर्फ नोट मत करिए। आपसे उस दिन मैंने कायरलिटी तक पूछ ली थी, इन दोनों में से कौन सा कायरल, इन दोनों में से कौन सा कायरल, इन दोनों में से कौन सा कायरल। तो लेट्स अंडरस्टैंड दिस। जब आप नोट कर चुके हैं तो दोबारा मत करिए, जिन्होंने नहीं लगाई थी उस दिन क्लास वो जरूर करें नोट, व्हाई नॉट। तो आज के बाद कोई मेरे को कहे व्हाट डू यू मीन बाय कायरल मॉलिक्यूल, लिसन, क्या बोलोगे कायरल? ये सारी एक नंबर की डेफिनेशन बोर्ड में भी आती। व्हाट डू यू मीन बाय कायरल मॉलिक्यूल, तो पहली चीज मुझे क्या लगता है क्या बोलनी चाहिए? व्हेन अ मॉलिक्यूल and its mirror image
is non-superimposable over each other, that type of molecule is called as chiral. Full stop. और उसके बाद मैं क्या बोलूंगी? Any molecule having a carbon attached with 4 different atoms are example of chiral molecules. सही तरीका ये है. तो शायद मेरी आगे की स्लाइड्स में डेफिनेशन लिखी हुई आएंगी, राइट, क्योंकि बोर्ड में आती है. कायरल मॉलिक्यूल, तड़ाक से ये नहीं बोलना कि एक कार्बन जिसपे चारों डिफरेंट लगे होते हैं उसको कायरल कहते हैं. इंफॉर्मेशन तो ठीक है लेकिन डेफिनेशन अच्छी नहीं है. कायरल मॉलिक्यूल हर उस मॉलिक्यूल को कह सकते हो जिसकी मिरर इमेज जो है वो उसके ऊपर नॉन सुपर इम्पोजेबल है. और अक्सर एक कायरल कार्बन के होते ही मॉलिक्यूल भी कायरल हो जाता है. एक कार्बन ऐसा जिससे 4 डिफरेंट ग्रुप्स लगे हैं, उस कार्बन को हम कायरल कार्बन कह सकते हैं. तो कुछ इस तरह से बात आएगी और आगे डेफिनेशन मिलेगी. सो जस्ट डोंट वरी, नीचे लिखी मिलेगी. अब इसके बाद मेरे पास पहली बार मुझे एक्सप्लेन करने को मिलता है आपके पास एक्चुअली कायरलिटी. ये कार्बन देखिए ABCD 4 डिफरेंट से जुड़ा हुआ है और आपको पता है ये C का मतलब कमिंग आउट ऑफ द प्लेन, ये D का मतलब गोइंग बैक ऑफ द प्लेन. सिमिलरली इसकी मिरर इमेज देखिए. आपसे कोई नहीं कहेगा कभी मिरर इमेज ड्रॉ करो, ये हमारा और किताबों का काम है. अगर इस मिरर इमेज को इसके ऊपर मैं रख दूं तो सुपर इंपोज नहीं हो रहा. इन दोनों में से किसी भी एक को डेक्स्ट्रो, किसी भी एक को लीवो, किसी भी उसको प्लस और माइनस बोल सकते हैं. प्लस का मतलब डेक्स्ट्रो है, माइनस का मतलब लीवो है. आज की क्लास में इन सब वर्ड्स का मतलब बता जाएगा. कोऑर्डिनेशन में बस आपको बोल दिया था, याद कर लो. एक को डेक्स्ट्रो बोलते हैं, एक को लीवो बोलते हैं. तो ये मेरे पास कायरल मॉलिक्यूल की प्रेजेंटेशन है. अब डेफिनेशन पार्ट आता है जहां से अगर आप लिखना चाहें फॉर योर बोर्ड थिंग आपको लिखना चाहिए, लिखना पड़ सकता है फॉर बोर्ड थिंग. असर्शन रीजन में स्टेटमेंट्स आपकी अंडरस्टैंडिंग से ही आ जाती. तो क्या मेरी क्लास को इतना पता है, क्योंकि प्रीवियसली भी मैं डिस्कस कर चुकी हूं, एक भी कायरल कार्बन आया तो मॉलिक्यूल कायरल होगा. एग्रीड. एक भी कायरल कार्बन आया तो मॉलिक्यूल कायरल होगा. इसमें थोड़ा सा चेंज करेंगे, मैंने बड़ा संभल के बोली है लाइन. अब molecule having non-superimposable mirror images or no element of symmetry are called as chiral molecule. Full-fledged definition जहां assertion, reason और multiple correct आते हैं वहां पर what is correct about chiral molecule? First, वो molecule जिसकी non-superimposable mirror image है, yes. Second, उसमें कोई भी element of symmetry नहीं होना चाहिए, yes. Third, जिसमें 2 chiral carbon है, I'm not sure. 2 के लिए तो श्योर हूं. तो इस तरह से कई सारी स्टेटमेंट में से आपको स्टेटमेंट चूज करने होते हैं कि कितने करेक्ट हैं, कौन से करेक्ट हैं. तो वहां ये चीजें मेरे को पता लगती हैं. सो मॉलिक्यूल्स हैविंग नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेजेस और जिनमें कोई एलिमेंट ऑफ सिमेट्री नहीं है, उन्हीं को कायरल मॉलिक्यूल्स कहते हैं. तो कायरल मॉलिक्यूल्स अगर उन्हीं को कहते हैं तो फिर मैं इन शॉर्ट अपने नोट्स के लिए बात करूं तो मैं ये कह सकती हूं भाई ऑप्टिकल एक्टिविटी या स्टीरियो आइसोमेरिज्म, अभी तक तो वर्ड ही नहीं आए मेरे पास, पता नहीं कहां से आ गए. लेकिन कायरलिटी या मिरर इमेजेस का नॉन सुपर इंपोजेबल होना, एनाइंशोमेरिज्म दिखाने की शर्त क्या आई है, यहीं से खेल बदलना शुरू होगा. ध्यान यही रखना. उसके लिए शर्त आई है एटलीस्ट एक तो मेरे पास कायरल कार्बन हो, प्रेजेंस ऑफ कायरल कार्बन, और कोई सिमेट्री एलिमेंट ना हो. ड्रॉ करिए नीचे की 3 फॉर्म्स. प्रेजेंस ऑफ कायरल कार्बन और नो एलिमेंट ऑफ सिमेट्री. ये दोनों चीजें मिलते ही मेरा टॉपिक खत्म है. इसी पे आज चलाना है कि आप कैसे ढूंढोगे. अभी थोड़ी देर कुछ नहीं समझ आएगा, क्या क्या बातें होती जा रही हैं. थोड़ी देर में समझ आना शुरू होगा जब सारे डॉट्स जोड़ूंगी. अभी सिर्फ कायरलिटी की आदत डाल रही हूं. कायरल कोई मॉलिक्यूल कब हो सकता है? या तो उसकी मिरर इमेज नॉन सुपर इंपोजेबल तुम्हें दिख रही हो, अब हर एक की मिरर इमेज भी नहीं बना पाओगे तुम लोग, या फिर उसमें कोई भी एलिमेंट सिमेट्री का ना हो. अब हमें करवाओ तो समझ आए. तो करवाने के लिए मैंने आपको फर्स्ट स्ट्रक्चर दिया बच्चों. ध्यान देना फर्स्ट स्ट्रक्चर पे. जिस दिन मैंने टैम और कार वाली बात की थी उस दिन ये हुआ था और मैंने कहा था मुझे जल्दी ही टैम का मीजो चाहिए. तब ये बात हुई थी, बट आप लोग भूल ना गए हो SN1 SN2 के चक्कर में, इसलिए रिवाइव कर रही हूं. अब ये कंपाउंड नंबर 1 चेक करो और कहीं मत देखना सेकंड क्या बना रखा है, थर्ड क्या बना रखा है. 2 कार्बन पे मैंने पिंक डॉट लगा रखे. क्या ये दोनों कायरल हैं? क्या ये 4 डिफरेंट एटम से अटैच्ड है? यस. एक तरफ H से, एक तरफ OH से, एक तरफ मिथाइल से और एक तरफ ये इससे.
4 डिफरेंस से अटैच्ड है। ऐसे ही नीचे वाला कार्बन देखिए, वो भी कायरल है। तो पिंक डॉट लगाने का मेरा यहां मतलब था कि मैं आपको कायरल कार्बन लोकेट करा रही हूं, जो आपकी एनसीईआरटी में ऐसे एस्ट्रिक कर रखा है। दिस इज कायरल कार्बन, दीज टू आर कायरल कार्बन। ऊपर मैं शर्त क्या लिख के आई हूं, भाई कायरल कार्बन हो तो मॉलिक्यूल भी कायरल है, लेकिन साथ में प्लस। बोर्ड का क्वेश्चन है, जस्टिफाई presence of chiral carbon is not the only condition for chirality। तो जस्टिफाई करने के लिए आप क्या करोगे कि मैं एक ऐसा ले आई जिसमें 2 कायरल थे, लेकिन इसके अंदर एक प्लेन ऑफ सिमेट्री नजर आ रहा है, कैंची से बीच में काटूं तो ऊपर और नीचे वाला बिल्कुल एग्जैक्ट सेम है। इसमें और नीचे वाले हिस्से में कोई फर्क नहीं है, इसको कहते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाना। यहां दूसरी कंडीशन क्या थी, नो एलिमेंट ऑफ सिमेट्री, बट कौन सा एलिमेंट आ गया, एक प्लेन आ गया, भाई काट दो इस प्लेन से, दोनों सिमेट्रिकल हो गए, फोल्ड कर दो तो दोनों बिल्कुल सुपर इंपोज हो गए। सो इसके आगे मैं लिख सकती हूं कि ये पूरा मॉलिक्यूल 2 कायरल कार्बन होने के बावजूद भी क्या होगा, ए कायरल होगा। 2 कायरल कार्बन है फिर भी ये ए कायरल होगा, क्योंकि इसमें सिमेट्री आ गई। कायरल का उल्टा ए कायरल। अब तक कायरल का मतलब क्या है, अब तक कायरल का मतलब है जो एनांशियोमेरिज्म शो करता है। अब तक कायरल का कोई और मतलब नहीं है, मत निकालना। कायरल का मतलब वो मॉलिक्यूल जिसकी डेक्स्ट्रोरली वो बन सकती है, जो ऑप्टिकल एक्टिविटी शो कर सकता है, जिसका भी आपको बिल्कुल कुछ नहीं पता। या कायरल का मतलब जो एनांशियोमेरिज्म शो कर सकता है, जो हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में भी पढ़ा। इतना क्लियर। फॉर्म नंबर 2, इसमें कितने कायरल कार्बन है, फिर 2 हैं, चेक करिए। क्या अब के इसमें कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री है, ये दोनों के दोनों कायरल हैं, लेकिन इसमें कमाल की बात है प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। यस, दिस विल बी कायरल। व्हाट अबाउट थर्ड, इसमें भी 2 कायरल कार्बन है और इसमें भी मेरे पास प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, तो ये भी क्या हुआ, कायरल। मेरे को क्लास में क्या कोई ये बता सकता है इन तीनों में क्या सेम है, क्या चीज इन तीनों की एग्जैक्टली मैच करती, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एग्जैक्टली सिमिलर है। दूसरा पॉइंट, और क्या सिमिलर है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑलरेडी सिमिलर है। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला का मतलब क्या है, चारों कार्बन चेन में है, हर कार्बन उन्हीं 4 से जुड़ा हुआ है, सारा कुछ सेम है तीनों के अंदर, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एज वेल एज स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। तीनों में क्या फर्क है, कुछ ना कुछ स्पेशल अरेंजमेंट का। एक में दोनों CH3 और दोनों H एक साइड थे, एक में दोनों CH3 इस तरह से थे और एक में इस तरह से थे। तीनों में फर्क क्या है, सिर्फ एक फर्क है, ध्यान से सुनना, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, बट डिफरेंट स्पेशल अरेंजमेंट। क्या कोई भी दूसरे की मिरर इमेज है, सेकंड एंड थर्ड। लेकिन अगेन रीफ्रेमिंग माय क्वेश्चन, क्या फर्स्ट और सेकंड एक दूसरे की मिरर इमेज है, नहीं। फर्स्ट और थर्ड एक दूसरे की मिरर इमेज है, नहीं। इन तीनों को अगर मैं ब्रॉडर वे में कहना, तो अब थोड़ा समझ शुरू होगी आपकी, अभी तक तो कुछ नहीं पल्ले पड़ रहा होगा क्या चल रहा है। इन तीनों में जिसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम, सिर्फ फर्क है कोई ना कोई स्पेशल अरेंजमेंट डिफरेंस का। उन सारे फॉर्म्स को अगर मैं एक बड़ी क्लास, एक बड़ी टर्म देना चाहूं तो मैं क्या देती हूं, डायस्टीरियोमर्स। इनको मैं क्या बोलिए, मैं एनसीईआरटी से बाहर निकल गई हूं, इनको मैं क्या कहती हूं, डायस्टीरियोमर्स। कोई भी तरह का स्पेशल अरेंजमेंट का फर्क हो, मिरर इमेज है नहीं है, आई डोंट वांट, आई डोंट केयर, इतना सा भी कोई स्पेशल अरेंजमेंट का फर्क है तो उनको बोलते हैं डायस्टीरियोमर्स। ये तीनों आपस में क्या है, डायस्टीरियोमर्स। इट सेज एवरीथिंग। लेकिन अब ढूंढ के आप लोग बताओ, कोई 2 फॉर्म एक दूसरे की मिरर इमेज है, यस। इनमें से सेकंड और थर्ड जो एक दूसरे की मिरर इमेज होती हैं, उनको आज के बाद मैं क्या बोलूंगी, एनाइंशियोमर्स। डायस्टीरियोमर्स की एक क्लास, नॉट एग्जैक्टली एक क्लास, लेकिन डायस्टीरियोमर्स के अलावा उसी के अंदर एक एनाइंशियोमेरिज्म भी आता है, एनाइंशियोमर्स आते हैं। ऐसे डायस्टीरियोमर्स
जो एक दूसरे की मिरर इमेजेस हैं, आज के बाद आप उसको डायस्टीरियोमर्स नहीं बोलोगे, उनको क्या बोलोगे? एनाइंशियोमर्स। और जो एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं है आपस में, जैसे कि फर्स्ट और सेकंड, इनको क्या बोलोगे? डायस्टीरियोमर्स। तो अगर अपने लिए बहुत क्लैरिटी के लिए लिखना है तो लिखिए, फर्स्ट एंड थर्ड आर डायस्टीरियोमर्स। तो पहले तो इसे क्लियर करिए। सिमिलरली फर्स्ट एंड थर्ड जैसे लिखा, फर्स्ट एंड सेकंड भी लिख सकते हैं, बट सेकंड एंड थर्ड आर एनाइंशियोमर्स। अभी पहले एनाइंशियोमर्स और डायस्टीरियोमर्स का फर्क समझिए, उसके बाद में आगे चलूं। कहा तीनों आपस में डायस्टीरियोमर्स हैं। मैं एक ब्रॉड टर्म बोल रही हूं, कैसे मैं पूछूंगी, मैंने बता दिए। अगर मैं कह रही हूं फर्स्ट और सेकंड डायस्टीरियोमर्स हैं, तुम बताओ उसमें क्या फर्क है? किसी भी तरह का स्पेशल अरेंजमेंट डिफरेंस हो, आप बिंदास उसको पहले तो बोलिए डायस्टीरियोमर्स। उनमें अगर कोई दो फॉर्म ऐसी मिल जाएं जो एक दूसरे की मिरर इमेज हो, उसको बोलिए एनाइंशियोमर्स। इतने में कोई इशू? मैं इस पूरी स्लाइड की बात करूं, जितना मैंने बताया, मैंने पहले बताया कि पहली बार आपको अगर कोई टॉपिक पढ़ रहा है, उसको सिर्फ आज से यह पता होना चाहिए, कहीं भी मेरे को एक ऐसा कार्बन मिल गया जो 4 डिफरेंट एटम से अरेंज्ड है, उसको मैं कायरल बोलूंगी। और अगर कायरल मॉलिक्यूल है तो मेरे पास पूरा चांस है उसके और आइसोमर्स भी बनेंगे और डायस्टीरियोमर्स बनेंगे। देखना है बनेंगे कि नहीं बनेंगे, वही मेरा काम है, ठीक है। और उसके बाद मैंने आपको जो बताया वो अलग चीजें उसके साथ एड अप करी। अब से आपको कनेक्ट होना शुरू होगा। अभी तक तो मैं आपको जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कायरलिटी वर्ड बोला था, मैं उसको ही मैनेज कर रही हूँ। और कुछ दिन पहले जब मैंने कायरलिटी कराई थी और आपसे कायरल ए कायरल चुनवाए भी थे, मैं उसकी बात कर रही थी। आउट ऑफ नोवेयर सडनली मैं एक टॉपिक ले आती हूँ, ऑप्टिकल एक्टिविटी। तो ये किसी ने पहले पढ़ा है नहीं पढ़ा, सबके लिए अब हम बराबर हैं, तो बिल्कुल फ्रेश टॉपिक है। अगर मैं आपको एक मोनोक्रोमैटिक सोर्स ऑफ लाइट दूं, जैसे कि एक सोडियम लैंप, मोनोक्रोमैटिक मतलब सिंगल कलर, मोनोक्रोम सिंगल कलर, एक ही वेवलेंथ, मैं एक ही वेवलेंथ की लाइट पास ऑन करती हूं। अगर लाइट क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है, मैं लाइट दे रही हूं किसी एक प्रिज्म के थ्रू, तो लाइट की डायरेक्शन हर तरफ जाती है, लाइट तो हर डायरेक्शन में डिस्पर्स होगी, लाइट तो पूरी फैलेगी। ये रहा उसका प्रेजेंटेशन की लाइट ऐसे जा रही है। जैसे ही मैंने इसे निकोल प्रिज्म, प्रिज्म की एक वैरायटी होती है, उसके ग्लास की एक वैरायटी होती है निकोल, ठीक है। तो निकोल प्रिज्म के थ्रू जैसे ही पास ऑन करती हूं, सारी की सारी प्लेन ऑफ लाइट्स, बहुत सारे प्लेन में लाइट जा रही है, चेक करिए, सारे के सारे प्लेन ऑफ लाइट जैसे ही प्रिज्म के अंदर आते हैं सिंगल प्लेन में हो जाते हैं। इस प्रिज्म से निकलने वाली लाइट का प्लेन फिक्स हो गया। अब ये इधर इधर कहीं नहीं, सारी जो लाइट है वो एक ही प्लेन में अब पहुंच रही है। अगर मैं कोई चीज कहती हूं, जो कोई भी ऐसा जिसके दो एंड्स फिक्स हो जाएं, कैन आई से इट्स अ पोल? जिसके भी दो एंड फिक्स हो जाते हैं उसको हम पोल कह देते हैं। और ऐसे फिनोमिना को हम कहते हैं पोल बनना, यानी पोलराइजेशन। ये जो आपके पास लाइट निकल के आपकी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, इसको पीपीएल, प्लेन पोलराइज लाइट, विदाउट अ डायग्राम। एनसीईआरटी में आइटैलिक्स में लिखी है, आइटैलिक्स मतलब हाईली इंपॉर्टेंट, बच्चों देखो, राइट। आइटैलिक्स में लिखा है कि प्लेन पोलराइज लाइट को जैसे ही आप एक्स वाई जेड में से पास ऑन करते हैं, ये होता है, ये होता है, खत्म। 4 लाइन में स्टीरियोकेमिस्ट्री देके एनसीईआरटी ने बाय बाय बोल दिया। ये हमारा और आपका काम है। तो बोर्ड का क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय पीपीएल? पीपीएल स्टैंड्स फॉर प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ये सारे वर्ड्स मिलेंगे मेरी अभी स्लाइड्स पे, आप नोट करेंगे, मिलेंगे, इनकी प्रॉपर डेफिनेशन मिलेगी। तो पीपीएल का मतलब है प्लेन पोलराइज लाइट, ऐसी लाइट, मोनोक्रोमेटिक लाइट, जो मैंने निकोल प्रिज्म के थ्रू पास की और उससे एक प्लेन की पोलराइज लाइट निकल के आई। अब छोड़ देना पेन थोड़ी देर के लिए, मेरे को इसमें कोई हैंड रेज नहीं चाहिए, कोई क्वेश्चन क्रिएशन नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए। जैसे ही इसको मैंने एक ओसी माने ऑर्गेनिक कंपाउंड, जैसे ही मैंने ऑर्गेनिक कंपाउंड की सॉल्यूशन, आप सोचो एक कंटेनर है कांच का, उसके अंदर आपने एक ऑर्गेनिक कंपाउंड मिक्स कर रखा है, उसके थ्रू ये लाइट जा रही है। आपने कौन सी लाइट एंटर कराई, दिख रहा है इसके अंदर। आपने बाहर भी एक
ऑब्जर्वर रखा हुआ है, एक सिस्टम रखा हुआ है जिससे आपको प्लेन पोलराइज लाइट दिख जाए। अब वो ऑब्जर्वर क्या है वो भूल जाइए। आप इसके बाहर जब देखते हो, इसके अंदर से लाइट जब निकल के आती है, जब जा रही थी बिफोर इट इज दिस, इसके अंदर गई और निकल के बाहर आई इट इज दिस। क्या मैं कह सकती हूँ प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट इज रोटेटेड इन राइट हैंड डायरेक्शन? रोटेट हो गया। और कितने से रोटेट हुआ? इनिशियल क्या था? सीधा। और रोटेट कितना हुआ? ये आ गया इसका थीटा। आपको याद हो केमिकल काइनेटिक्स में एक क्वेश्चन मैंने आपको छुड़वाया था रोटेशन वाला, वो थीटा वाले, और मैंने तब एक बार कराया भी है क्योंकि आप लोगों को एनएसटी के लेवल 2 में वो टकरा रहे थे। तो मैंने कहा था ये एल्काइल हैलाइड चैप्टर जब आएगा तब मैं रोटेशन आपको बता पाऊंगी। अभी सिर्फ आर इन्फिनिटी आर नॉट लेके चुपचाप चल के पुट करके तुम्हारा क्वेश्चन हो जाए। अब वो क्वेश्चन तुम बड़े आराम से कर लोगे। इस ऑर्गेनिक कंपाउंड ने प्लेन ऑफ पोलराइज को सपोज 20 डिग्री रोटेट किया, लाइट को छेड़ दिया इसने, ऑप्टिकल एक्टिविटी। अगर लाइट को कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड छेड़ रहा है, उसकी किसी एक्टिविटी को, उसने कुछ तो एक्टिविटी शो की लाइट के साथ, तो मैं इस ऑर्गेनिक कंपाउंड को क्या कहूंगी? इट इज ऑप्टिकली एक्टिव। भाई ये कंपाउंड तो ऑप्टिकली एक्टिव है। फिर अगला सवाल शुरू हुआ, इधर ही क्यों? इधर भी तो कर सकता था। मैं इस ऑर्गेनिक कंपाउंड के 10 सैंपल उठा के ले आई, कोई यहां से लिया, कोई यहां से लिया, कुछ में मेरे को रोटेशन इधर भी मिल गया, सेम 30 डिग्री। जो इधर मिला सेम 30 डिग्री। मैंने दोनों अलग अलग किए। इन दोनों में क्या चीज थी? सेम ऑर्गेनिक कंपाउंड, एक ने इस डायरेक्शन में रोटेट किया, एक ने इस डायरेक्शन में, बराबर 30 डिग्री। जब मैंने उसको माइक्रोस्कोपिकली स्टडी किया, ये तो एक दूसरे की मिरर इमेज निकले। और फिर मैं शुरू हो गई यही काम करने। जितने मेरे को ऑर्गेनिक कंपाउंड मिले जिन्होंने प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट को, किसी ने लेफ्ट में रोटेट किया, किसी ने राइट में, मैं उनके जुड़वा भाई ढूंढने लग गई। यही कह सकती हूँ ना, मिरर इमेज। और मेरे पास कलेक्शन आ गया ऐसे बहुत सारे कंपाउंड्स का जो लाइट को एक्टिवली तंग कर सकते हैं, उसके प्लेन को रोटेट कर सकते हैं। वहां से मेरे को लगा भी तो पढ़ना पड़ेगा। दैट्स व्हाई द हेडिंग कम्स ऑप्टिकल एक्टिविटी। जब मैं लैब में गई, और ये पूरा जो सेटअप है ये कहलाता है पोलैरीमीटर। ये पूरा सेटअप कहलाता है पोलैरीमीटर, जो आपको कभी दिखाया नहीं जाएगा। पोलैरीमीटर वर्ड नहीं दिया एनसीईआरटी में, लेकिन बाकी सारा दिया है जो मैंने कहा है। तो आज के बाद अगर अब आपको शायद कुछ समझ आए, आज के बाद अगर आपको कोई कहे ऑप्टिकल एक्टिविटी का क्या मतलब है, तो आपकी क्या लाइन होगी? इफ एनी कंपाउंड कैन रोटेट प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट, वी से ऑप्टिकल एक्टिविटी इज ऑब्जर्व्ड एंड दैट कंपाउंड इज ऑप्टिकली एक्टिव। फिर शुरू होता है, किस में ताकत होती है लाइट को रोटेट करने की? किसको कहते हो आप ऑप्टिकली एक्टिव? वो मैं आगे चीज लेके आऊं। तो हमने जितने भी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड की लिस्ट बनाई, सबके स्ट्रक्चर्स बनाए, तो हमें क्या पता चलता है? सारे कायरल थे। यहां पे मैं एकदम से कायरल वर्ड लाती, आप लोगों ने फैल जाना था, इसीलिए इतनी देर से कायरल कायरल चला रही थी। अब हमारा और आपका सवाल क्या आता है? कौन ऑप्टिकली एक्टिव, कौन ऑप्टिकली इनएक्टिव? आपके बोर्ड का, आपके ऑब्जेक्टिव का, और पूरी एक डीपीपी आज इसी पे है, स्टीरियो केमिस्ट्री पे, कि आपको ढूंढना है कौन ऑप्टिकली एक्टिव, कौन ऑप्टिकली एक्टिव नहीं। अब कैसे ढूंढे हम? या तो पोलैरीमीटर दो, हम हर एक को डाल डाल के देखें और फिर बात करें, पॉसिबल नहीं है। उसके लिए फिर हमने इकट्ठे किए सारे ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड और एक लिस्ट बनाई, एंड व्हाट वी फाउंड, सिंगल कॉमन थिंग, हर वो कंपाउंड जो कायरल है वो ऑप्टिकल एक्टिविटी दिखाएगा। कितने डिग्री? ये उसका हेडिक। ऑप्टिकल एक्टिव कौन से कंपाउंड को मैं ऑप्टिकली एक्टिव कह सकती हूँ? कायरल। नवनीत, कायरल की शर्तें क्या थी? किस मॉलिक्यूल को मैं कायरल कह सकती हूँ? मैंने आज पढ़ाई भी है और लोगों ने काफी मुझे इंगेज भी किया। यस, नो एलिमेंट ऑफ सिमेट्री। कुछ और भी थी शर्त प्रभनूर? ज्यादा अच्छी तो बता दी उसने, बट फिर भी एक और, उसके लिए कोई शब्द दिया मैंने? कायरल। अगर एक मतलब कायरल कार्बन की प्रेजेंस प्लस नो एलिमेंट ऑफ सिमेट्री। आई नो वो जो नवनीत ने दी वो बिल्कुल 100% थी, लेकिन मैं ये भुलवाना नहीं चाह रही कि बच्चों कायरल वर्ड आया तो क्या करोगे। दो शर्त बोली थी। पहली शर्त, देयर शुड बी कायरल कार्बन, बट खाली कायरल कार्बन नहीं, देयर शुड बी नो एलिमेंट ऑफ सिमेट्री।
जिसको मैंने बॉक्स किया था अभी कि आपको ये दो शर्त देखनी है। क्या हो गया फलक? मैंने यही बोला है। एक सेकेंड, मैं अभी लाती हूं। मैं अगर आपसे पूछूं कि कायरल मॉलिक्यूल कौन सा होगा, उसकी शर्त फिर से बोल रही हूं। कायरल मॉलिक्यूल होने की दो शर्तें हैं। उसमें एक तो कायरल कार्बन हो, और दूसरा कायरल कार्बन होते हुए भी आपने देखा प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाता है। तो शर्त थी ये मॉलिक्यूल के कायरल होने की। जो आप लोग कंफ्यूज हो रहे हो उसको फिर एक आखिरी बार क्लियर कर दूं। मैं कायरल कार्बन की डेफिनेशन नहीं पूछ रही थी जो आप कह रहे हो 4 डिफरेंट। मैं पूछ रही थी मॉलिक्यूल कौन सा कायरल होगा जिसमें कायरल कार्बन के साथ साथ नो एलिमेंट ऑफ सिमेट्री हो। फिर आप पूछ सकते हैं कायरल कार्बन क्या होता है। हाँ, कायरल कार्बन होता है जो ऐसा कार्बन जिससे 4 डिफरेंट ग्रुप्स अटैच्ड हो। अगर अब मेरे को मिल जाए मौका, तो मैंने जो लिस्ट बनाई ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, मुझे मौका मिला, जो जो भी इस लाइट के प्लेन को रोटेट करता है, मैंने उन सारे मॉलिक्यूल्स को देखा तो एक कॉमन चीज आई। और वो कॉमन चीज क्या आई? सबके सब मॉलिक्यूल्स कायरल थे। कायरल माने एसिमेट्रिक, कायरल माने उनमें कोई एलिमेंट ऑफ सिमेट्री नहीं था। और ये सब कुछ जो भी इतनी देर से बात हुई, फिर भी बोलना अलग है, ढूंढना अलग है। तो अब मैं उसको भी आगे पकड़ूं। मैं आपको मौका दूंगी स्लाइड ड्रॉ करने का। अगर मेरे को ये कंपाउंड मिला, दिस, इसको देखिए, ये कंपाउंड, इसमें एक कायरल कार्बन है, दिख रहा होगा क्लियरली, 4 डिफरेंट ग्रुप से जुड़ा हुआ है। मैंने आपके ड्यूट्रियम लगा दिया, हाइड्रोजन का ही आइसोटोप, 4 डिफरेंट से अटैच्ड है, ये कायरल है। और इसकी मिरर इमेज सर्टेनली इसके ऊपर नॉन सुपर इंपोजेबल है, दिख ही रही है। मैं उठा के एज इट इज रखूं, सुपर इंपोज नहीं होगी। अगर मैं इस वाले को उठा के उस डब्बे में डालूं, ऑर्गेनिक कंपाउंड वाले कंटेनर में, और लाइट पास ऑन करूं, तो मुझे क्या मिला? ये राइट हैंड साइड रोटेट कर रहा था पीपीएल को, तो मैंने इसको नाम दिया डेक्स्ट्रो या पॉजिटिव। राइट हैंड साइड में मीटर में पॉजिटिव आता है, लेफ्ट हैंड साइड में मीटर में नेगेटिव आता है, जो रीडिंग दिखाता है एंगल की। ये 0 एंगल, इधर 30 डिग्री गया तो +30, इधर 30 डिग्री गया तो -30। राइट हैंड साइड जिस भी आइसोमर ने, एनाइंशोमर ने रोटेट किया, उसको मैंने नाम दिया डेक्स्ट्रो, उसको साइन दिया प्लस। लेफ्ट हैंड साइड उसी के जुड़वा भाई ने किया जाके, तो मैंने उसको नाम दिया लीवो, और उसके आगे साइन लगाया नेगेटिव। डेक्स्ट्रो और लीवो इस तरह से नाम रखे गए। किसी फलानी लैंग्वेज में डेक्स्ट्रो का मतलब राइट हैंडेड होता था और लीवो का मतलब लेफ्ट हैंडेड, तो वहां लैंग्वेज से ये वर्ड पकड़ लिए। तो डेक्स्ट्रो मतलब प्लस डायरेक्शन में, राइट हैंड डायरेक्शन में प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट को रोटेट किया होगा, लीवो मतलब लेफ्ट हैंड साइड में रोटेट किया होगा। तब जाके मुझे पता चला हर वो कंपाउंड जिसकी मिरर इमेज उसके ऊपर नॉन सुपर इंपोजिबल होती है, वो पक्का ऑप्टिकल एक्टिविटी दिखाएगा। मैं कैसे लैब में पोलैरिमीटर में एक एक कंपाउंड जाके रख रख के देख के आपको बताऊं? नॉट पॉसिबल। यानी कि अब मैं लाइन बोल रही हूं, कंक्लूड कर रही हूं इतनी देर के किए को, फिर आप नोट करेंगे। अगर किसी की मिरर इमेज उसके ऊपर नॉन सुपर इंपोजेबल है, तो ऑप्टिकल एक्टिविटी मिलेगी। वो कंपाउंड का एक आइसोमर राइट हैंड साइड में पीपीएल बनाएगा, रोटेट करेगा, और उसका दूसरा हाथ वाला आइसोमर लेफ्ट हैंड साइड में उतने ही डिग्री रोटेट करेगा। इसको कहते हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी। यानी मैंने अभी ऑप्टिकल एक्टिविटी और कायरलिटी को जोड़ा है। हर वो मॉलिक्यूल जो कायरल है, शर्तिया वो ऑप्टिकली एक्टिव है, आंख बंद करके। अभी मेरे को इसकी प्रैक्टिस करानी होगी, ढूंढवाऊंगी आपसे ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ये होगा कि ये होगा, वो मेरी क्लास के एंड में होगा। बट पहले जो लोगों को मैंने नोट करने से मना किया था वो कर सकते हैं, जबकि जरूरी नहीं है। इट्स योर विश। पहला शब्द क्लियर हुआ आपको, ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होता है। अगर कोई भी मॉलिक्यूल लाइट के प्लेन को हर्ट करता है, डिस्टर्ब करता है, तो मैं उस मॉलिक्यूल को ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल कहूंगी, उस फिनोमेना को ऑप्टिकल एक्टिविटी कहूंगी। क्लैरिटी अब आनी शुरू होगी, इससे पहले जो भी चीजें थी वो क्लियर होनी ही नहीं थी, क्योंकि अप्लाई अब होंगी। तो अगर मेरी क्लास को यह पता चल गया कि ऑप्टिकल एक्टिविटी का मतलब क्या है, तो मैं आगे चलूं। अब
मेरे को समराइज करनी है सारी चीज जो इतनी देर में बात करी, वो समरी मेरे साथ करिए भाई। हर वो मॉलिक्यूल जो कायरल है, कायरल मॉलिक्यूल का क्या मतलब है, मैं साथ साथ लिख रही हूं, ये मेरे साथ लिखिए इसीलिए साथ साथ लिख रही हूं। कायरल मॉलिक्यूल का क्या मतलब है मैं लिख रही हूं, आप भी मेरे साथ साथ लिखिएगा। बहुत लंबी लाइन में पीछे लिखवा के आ चुकी हूं, मैं सिर्फ शॉर्ट में बात लिख रही हूं। कायरल मॉलिक्यूल कौन से होते हैं जिनमें कोई पॉइंट ऑफ सिमेट्री, कोई एलिमेंट ऑफ सिमेट्री नहीं होता। तो क्या मैं कायरल मॉलिक्यूल के लिए ये शब्द भी इस्तेमाल कर सकती हूँ बच्चों? एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल कह सकती हूं। कायरल मॉलिक्यूल मतलब एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल। इसकी वो दो कंडीशन सबको पता है। एक कंडीशन तो है कि एक कायरल कार्बन आ जाए एज वेल एज नो एलिमेंट ऑफ सिमेट्री। राइट, नो एलिमेंट ऑफ सिमेट्री। इसके बाद जितने भी कायरल मॉलिक्यूल या एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल होंगे वो हमेशा क्या करेंगे? ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेंगे। ऑप्टिकल एक्टिविटी का भी मतलब समझ में आ गया। ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करने का मतलब है वो पक्के से एनेंशियोमेरिज्म फिनोमिना शो करेंगे। वो पक्का एनाइंशियोमेरिज्म फिनोमिना शो करेंगे। That molecule will exist in both forms, dextro and levo। ये समझ में आए तो मैं स्टीरियोकेमिस्ट्री स्टार्ट करने लायक हूं। ये अगर समझ में आए मुझे बताइए, इतना क्लियर हुआ? क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा? ये बोर्ड का क्वेश्चन है, 1 नंबर का। अगर तुम्हें इसमें एक भी कायरल कार्बन मिल जाए, पहले तो कायरल कार्बन ढूंढना पड़ेगा। एक लगा इस पे क्लोरीन, एक लगा यहां CH3, ये लगा इथाइल और पक्का यहां लगा होगा हाइड्रोजन। जैसे ही तुम कार्बन पे स्टार लगाने लायक हो जाते हो ना, आज का टॉपिक इनिशियल तो तुमको आ गया। तुमने और ये स्टैंडर्ड है एनसीईआरटी का, स्टार लगाने का मतलब एक ही है, ये स्टीरियो सेंटर है। इसकी वजह से स्टीरियो केमिस्ट्री पैदा होगी इस मॉलिक्यूल के अंदर, इसकी वजह से ऑप्टिकल एक्टिविटी होगी, इसकी वजह से डेक्स्ट्रोलीवो होगा। अब कुछ क्लैरिटी आई? तो यहां पर आपके पास देखते ही पहचान लोगे ये कायरल है। रेदर, अब कायरल तो नहीं पूछा, ऑप्टिकली एक्टिव पहचान लोगे। एक और, क्या ये ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेगा? आदित्य, मेरे को कायरल कार्बन ढूंढ के बताओ, उसके अलावा एक शब्द नहीं सुनना मैंने। गान्या, क्यों? ये कार्बन 4 से अटैच तो है, ये कार्बन गान्या 4 से अटैच्ड है भाई। एक ब्रोमीन, एक क्लोरीन, इधर क्या है? स्नेहा इधर क्या है? दोनों CH3, चारों सेम नहीं हुए। 4 से तो कार्बन हमेशा ही अटैच्ड होगा, टेट्रावेलेंट है। इसमें कौन सा मैंने बम फोड़ दिया? टेट्रावेलेंट है, 4 से तो अटैच्ड होगा। क्या चारों डिफरेंट से अटैच्ड है? अब तुम कोई पोलैरिमीटर में तो नहीं गए देखने? पोलैरिमीटर में तो नहीं गए, सिर्फ तुम्हें क्या देखना था? अगर कायरल कार्बन है तो ऑप्टिकल एक्टिविटी होगी, कायरल कार्बन नहीं है तो ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं होगी। तुम्हारे अगर कायरल कार्बन मिल गया तो मॉलिक्यूल कायरल तो वो ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेगा। तो आई कैन आस्क यू बोथ द क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑप्टिकली एक्टिव, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कायरल? बोथ मीन सेम। आंख बंद करके जो मॉलिक्यूल कायरल है वो ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेगा। आपकी लाइफ से पोलैरिमीटर को निकाल दिया। अब तो ये भी समझ में आ गया। और जो ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेगा उसके 9 शूमर्स होंगे, एक डेक्स्ट्रो एक लीवो, तीसरा कुछ नहीं। एक डेक्स्ट्रो एक लीवो, इतना चाहिए आपको, क्लास 12th में हो जाएगा। आगे चलो जी। वो कार्बन नहीं था ना, वो कोऑर्डिनेशन में कुछ और चीज थी, वो स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री और ऑक्टाहेड्रल था, वहां कार्बन नहीं था, तो इसलिए वहां के नियम अलग थे। तभी तो वहां ये पढ़ा नहीं पाई पोलैरिमीटर ना, वहां के रूल्स अलग थे, वहां ये कुछ नहीं लगाना आपको।
नोटेड दिस थिंग। अब मेरे पास आज के टेस्ट में आपको मिल जाएंगे इनमें से कौन सा ऑप्टिकली एक्टिव, इनमें से कौन सा ऑप्टिकली इनएक्टिव, वो आप कर लेंगे। यानी अब डेक्स्ट्रोली वो सबको समझ आ गया। अब दूसरी बात आती है ऑप्टिकल एक्टिविटी हमें क्यों पढ़ा दी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन चल रहा था और आप पढ़ा गए मेरे को ऑप्टिकल एक्टिविटी आउट ऑफ नोवेयर। अब जिन्होंने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं पढ़ा है उनके लिए थोड़ी दिक्कत आएगी अभी। तो जस्ट जो बिल्कुल ही नहीं पढ़ा, आराम से थोड़ी देर रिलैक्स करें, सुनते रहें क्या होता है कैसे होता है, बस यही मिलेगा अभी आपको। ठीक है, चलिए एक सेकेंड, ये मैं क्या करने वाली हूं बेसिक एनसीईआरटी में इसका यूज, व्हाट इज माय यूज ऑफ दिस ऑप्टिकल एक्टिविटी। आपने कोऑर्डिनेशन में पढ़ाई नहीं, यहां पढ़ा दी, वहां भी पढ़ा सकते थे। पहला क्वेश्चन आपके पास, अभी मैं बेसिक एनसीईआरटी पे हूं, आइडेंटिफाई मैकेनिज्म, वो आप कर लोगे, SN1 SN2 वो तो अब आपको प्रैक्टिस करा दी, एंड मेजर प्रोडक्ट्स, मतलब ये भी करा दिया नहीं, थोड़ा सा रह गई चीज। मैंने आपको दिया 2 ब्रोमो ऑक्टेन, तो पहले तो मेरे को 2 ब्रोमो ऑक्टेन बनाना है। देखिए मैं थोड़ा सा आपके एक्सपेक्टेशन से डिफरेंट लूंगी, अभी तक आपको आदत नहीं, हम प्रोपेन इथेन मिथेन में ही कर रहे थे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, मैं एकदम से ऑक्टेन लाई 8 कार्बन का, जस्ट थोड़ा सा आपकी एक्सपेक्टेशंस को चेंज करने के लिए। तो 2 ब्रोमो ऑक्टेन, अब कोई देखते ही बच्चा कैसे बनाएगा ऑक्टेन, 8 कार्बन की चेन, 1 2 3 4 5 6 7 8, पहले तो आप 8 कार्बन की चेन बनाओगे, नथिंग रॉन्ग, बनाया भी ऐसे ही जाता है। सेकंड पोजीशन पे लगा दिया Br। अभी स्टीरियोकेमिस्ट्री की भी मैं पिछली क्लास का बात कर रही हूँ, SN1 SN2 का। 2 ब्रोमो ऑक्टेन को आपने क्या दिया, ROH। रिमेंबर अगर मैं वाटर दूंगी तो क्या होगा, Cl हटेगा OH आ जाएगा, एल्कोहल दूंगी तो क्या होगा, Cl हटेगा OH आ जाएगा, KCN दूंगी तो क्या होगा, Cl हटेगा CN आ जाएगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आई नो एल्काइल हैलाइड को आप कुछ भी दोगे उससे मेरे को एक न्यूक्लियोफाइल मिलता है अगर, तो वो न्यूक्लियोफाइल इस न्यूक्लियोफाइल को आके रिमूव कर देता है। क्योंकि लास्ट क्लास में बड़ी मेहनत की थी, तो ये सॉल्वेंट दिख रहा है मेरे को, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट किसको सपोर्ट करता है, SN1 को। SN1 माने कार्बोकैटायन फॉर्मेशन। ये सॉल्वेंट देखा और इधर सेकेंडरी देखा, ठीक है, टर्शरी नहीं दिया, इधर सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड देखा, इधर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट देखा। डीपीपी जो लोग कर रहे हैं उनको इसकी आदत हो गई होगी कि ये चीजें देखनी होती है। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट देखा, इधर आपने देखा सेकेंडरी है, तो सेकेंडरी में तो मैं कंफ्यूज हूं, मुझे नहीं पता SN1 होगा SN2 होगा, टर्शरी में तो मैं खुद पढ़ूं कि SN1 होगा, प्राइमरी में मैं इतना जंप कर लूंगी कि SN1 सॉरी टर्शरी के अंदर क्या होगा SN1 और प्राइमरी में क्या होगा SN2, लेस बल्कि है, भीड़ नहीं है, पेंटावेलेंट स्टेट की नौबत आएगी तो फिर भी मैनेजेबल होगा। लेकिन सेकेंडरी में मेरे को कौन डिसाइडर मिल गया इधर, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। इसकी मैंने अभी आपको क्लास में प्रैक्टिस नहीं कराई है, ये मुझे भी पता है, लास्ट क्लास में सिर्फ दे दिया था भाई पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, और अब चलेगी आज इसकी प्रैक्टिस। तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट देखते ही मेरे को पता चल गया, चुपचाप SN1 पकड़ लो। अभी तक तो हम डीपीपीज में इसी स्ट्रगल पे SN1 होगा कि SN2 होगा, आज से हम प्रोडक्ट की स्ट्रगल पे आएंगे। तो SN1 होगा, पकड़ लिया मैंने। अब जैसे ही SN1 होगा तो क्या दिक्कत है, Br की जगह OH लगा दो। जैसे ही मैंने Br की जगह OH लगाया, मुझे दिखा यहां तो एक स्टीरियो सेंटर है, चेक स्टीरियो सेंटर, ये तो चारों डिफरेंट ग्रुप है, आप कैसे कह सकते हो इसका एक ही प्रोडक्ट होगा। अब नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स बढ़ गए आपके, इसमें कायरलिटी देखते ही, इसके अंदर एक कायरल कार्बन देखते ही, अभी तक आपका क्या जवाब था, इसका एक ही प्रोडक्ट होगा, था ना ये जवाब। लास्ट क्लास में मैं तो रीजियो सिलेक्टिविटी पे बात ही नहीं कर पाई, मैंने तो यही कहा कि अगर KCN दोगे तो RCN बनेगा, AgCN दोगे तो RNC बनेगा, KNO2 दोगे तो RONO बनेगा, AgNO2 दोगे तो RNO2 बनेगा। यही सब चल रहा था लास्ट क्लास में। अब आपसे अगर कोई ऐसे पूछे, और वो ऐसे सजा के नहीं देते, देखो बेटा कायरलिटी है कहीं तुमसे छूट ना जाए, वो देते हैं 2 ब्रोमो ऑक्टेन मेजर प्रोडक्ट्स। तो आप पहले 2 ब्रोमो प्रोपेन बनाओगे, ऑक्टेन बनाओगे, फिर उसमें कायरलिटी देखोगे, वो हम इंश्योर करेंगे। डीपीपी अलग इसलिए बनाइए स्टीरियोकेमिस्ट्री की, तुम्हें को हर क्वेश्चन में देखनी पड़े। फिर सोचोगे इंटरमीडिएट जो बना कार्बोकेटायन और हमने बना के दिया,
इसमें कायरल कार्बन था तो इसका दूसरा आइसोमर क्यों नहीं बनेगा एंटीमर? तो यानी इसमें लीवो भी बनेगा, डेक्स्ट्रो भी बनेगा। मेजर माइनर थोड़ी देर बाद सोचूंगी। इसके अंदर लीवो भी बनेगा और डेक्स्ट्रो भी बनेगा। तो अभी ये जो नीचे नेट वेट लिखा है वो थोड़ी देर बाद बात करेंगे, पर पहले आप एक बात समझ लीजिए। कोई मेरे से इसमें मेजर प्रोडक्ट पूछे तो अभी पहले तो मेरे को ये दोनों आने चाहिए, मेजर की फाइट तो बाद की है। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट अगर मैंने दिया तो मेरा मैकेनिज्म SN1 हुआ, यहां तक आते ही। बट जब मैं रिएक्टेंट को देख रही थी उसके अंदर एक कायरल कार्बन था। बच्चों ये अब आपको कैसे पता चलेगा? आपको ये भी लगाना है कि नहीं। अगर रिएक्टेंट में, ध्यान से सुनना, अगर रिएक्टेंट में कायरल कार्बन के ऊपर के बॉन्ड टूट और जुड़ रहे हैं तो ही ये सोचना है, वरना नहीं सोचना। अगर आपका जो बॉन्ड टूट रहा है, लिविंग ग्रुप तो यही है, बॉन्ड जो टूट रहा है वो कायरल कार्बन का टूट रहा है तो ही हमारे पेट में दर्द होना चाहिए। यार इसका ऑप्टिकली एक्टिव तो आएगा, इसका तो डेक्स्ट्रोलीवो दोनों बनेंगे। तो जिस कार्बन से बॉन्ड टूट रहा है अगर वो कार्बन कायरल है तो फिर तो आपको दोनों सोचने पड़ेंगे। पहले इतने को नोट करिए फिर आगे चलते हैं। ये तो एक एग्जाम्पल था। मुझे एक और चीज जाननी है। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट सबको पता चल गया। ये जो है H2O, राइट? H2O मुझे बताइए, इफ आई एम टेलिंग यू H2O एज कंपेयर टू OH नेगेटिव वीक न्यूक्लियोफाइल है। हम ये न्यूक्लियोफिलिसिटी में देख चुके हैं, OH नेगेटिव और H2O, इनमें कौन सा वीक होगा? ये मुझे लास्ट क्लास की लास्ट स्लाइड में जो डिवीजन हो रखा था उसमें बताइए, वीक न्यूक्लियोफाइल आए तो कौन सपोर्ट होता है? देख लो एक बार दोबारा अच्छे से देख लो। मैं चाह रही हूं देख लो बस, और कुछ नहीं। ऐसा नहीं, ठीक, मतलब मेरे को दिखाना है कि मैं इसको यूज करना चाहूंगी। नाउ एवरीवन इसे नोट करिए फिर आगे चलते हैं। हाँ जी, हाँ मैंने, तुम किसी पे भी लिख लो डेक्स्ट्रो लीवो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई एक डेक्स्ट्रो है तो दूसरा लीवो है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, किसी पे भी लिख दो। कोई एक डेक्स्ट्रो होगा तो दूसरा ऑटोमेटिकली लीवो होगा। तुम्हें जो पसंद आए पहले वो लिख लो। किधर उलझ रहे हो मान्या? अच्छा, इधर आके बैठ जाओ दिया, अगर लिखने में दिक्कत आ रही हो जाएगा। रिएक्टेंट में मेरे को जरूरत नहीं पड़ी लिखने की क्योंकि मेरे को प्रोडक्ट्स की वैरायटी बतानी थी। रिएक्टेंट में कुछ ही लिख दो, मैंने जैसे लीवो लिख दिया, तुम्हें अच्छा लगे डेक्स्ट्रो लिख लो, जो मना है लिख दो, ठीक है। अगर ये SN2 होता SN1 के बजाय, अभी मैं ना आप लोगों की एक्सप्रेशन देख के, आप लोगों का रिसीविंग देख के थोड़ा सा फिल्टर किया है चीजों को। कुछ आपने देखा मैंने नीचे रब किया है, राइट? बिकॉज आई डोंट वांट टू गो देयर। अगर ये SN2 होता तो क्या यही दो प्रोडक्ट्स होते? बिल्कुल यही दो होते। क्यों भाई? सुनो, ये बॉन्ड टूट के दूसरा इसी कार्बन पे लग रहा है तो मुझे दिखता है तब भी ये दो प्रोडक्ट्स होते, यस। लेकिन कौन सा मेजर कौन सा माइनर वो एक अलग कहानी है, मैंने वो यहां से अभी हटा दी बात। बट पहले मेरे को सबसे ये बात करनी है। आप अभी SN1 SN2 सोचे बिना अगर ये देख पाओ, कार्बन के साथ लगा हुआ बॉन्ड अगर टूट रहा है, टूट तो कार्बन के साथ ही रहा है, कायरल कार्बन के साथ। कायरल कार्बन के साथ वाला बॉन्ड टूटेगा तो मेरे को प्रोडक्ट्स में दो चीजें सोचनी पड़ेंगी, एक डेक्स्ट्रो एक लीवो। पहले इतना बन गया सबके पास। अब मैं थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन में आपके लिए चीजें लाऊंगी और वो सारी बात करूंगी जो मैंने अभी रब कर दी। इतना क्लियर आ गया सबके पास? चलिए अगले पे चलते हैं। सबसे पहले तो ये नीचे का तो छोड़ दीजिए, सबसे पहले मुझे बताइए 2-ब्रोमो-3-मिथाइल-पेंटेन, मैंने वाटर दिया है सिर्फ, ठीक है। मैकेनिज्म कौन सा होना चाहिए? SN1 की SN2, वो जानने के लिए पहले मेरे को बनाना पड़ेगा 2-ब्रोमो-3-मिथाइल-पेंटेन। पेंटेन माने 5 कार्बन, राइट? 2 पर क्या लग रहा है? ब्रोमो। और 3 पे क्या लग रहा है? मिथाइल। चेक कर लेना बच्चों, इस पे क्या कौन सा मैकेनिज्म होगा अगर मैंने वाटर दिया, जो मुझे लगता है वीक न्यूक्लियोफाइल है।
कौन सा होगा? SN1। तो आप ये सोचिए मैं साथ साथ वीक न्यूक्लियोफाइल वाली प्रैक्टिस भी करा रही हूँ, जो मैंने टेबल में लास्ट क्लास में 3 बुलेट्स दी थी कि ये 3 प्रॉब्लमेटिक होने वाली है, इस पर हम प्रैक्टिस करेंगे। तो पहले तो आपने पिक करना है, ये एनसीईआरटी से बाहर चली गई हूं मैं, बिल्कुल बाहर चली गई हूं। अब फ्रॉम हेयर ऑनवर्ड्स आई एम गोइंग लिटिल अप। SN1 का मतलब क्या है? कार्बोकेटाइन बनना। इतना क्लियर है? चलिए अब शुरू करते हैं इसके ऊपर। SN1 का मतलब है कार्बोकेटाइन का बनना। चेक। ये है 2 ब्रोमो, जो भी मैंने बना के रखा, चेक कर लो एक बार। पेंटेन बना हुआ है, 2 ब्रोमो है, 3 मिथाइल है, सब कुछ है। क्योंकि मैं पहले ही देख के आ चुकी हूं SN1 है, तो सबसे पहला काम क्या है, मैं ये हटा के कार्बोकेटाइन बनाती होती हूँ। ये मत देखना पिंक कलर से क्या लिखा है, ये सोचो जैसे अब तक चलते थे वैसे चलते हैं, फिर एंड में आएंगे इस बात पे कि जरूरी भी है क्या देखना। जैसे ये हटा, मेरे पास क्या बना? कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन बनाते ही आप क्या करते हो? शिफ्ट मारते हो, अगर करना है शिफ्ट तो पहले तो देखो टर्शरी के बनने के चांस है, बहुत बढ़िया चांस है। ये वाला हाइड्राइड इधर ले आओ तो टर्शरी कार्बोकेटाइन बन गया। जैसे ही टर्शरी कार्बोकेटाइन बना, मैंने स्टेप 2 उठा दिया। अब क्या होगा? न्यूक्लियोफाइल आएगा, अपनी जगह लेना चाहेगा। न्यूक्लियोफाइल कौन सा है वाटर में, चाहे वीक है जो भी है। चेक, क्या ये कायरल कार्बन है? तो मेरे को टेंशन ही नहीं लेनी डेक्स्ट्रोलीवो की। क्या ये कायरल कार्बन है? उसको देख के लग रहा था कायरल है, देख लो आप, उसको देख के लग रहा था। इस पे H, इस पे CH3, इस पे Br, इस पे ये तो कायरल है यार, पक्का प्रोडक्ट डेक्स्ट्रोलीवो होंगे। नो, ये एनसीईआरटी के अंदर है। मैंने आपको कहा मैं एनसीईआरटी से बाहर निकल गई, बट मुझे कराते कराते याद आया तो है ही एनसीईआरटी का, सो माय बैड। अब आप जैसे ही प्रोडक्ट पे आए, डाउट तो बनता है मेरे को, अब कायरलिटी देखनी पड़ेगी, डाउट बनता है मेरे को, डेक्स्ट्रोलीवो सोचना पड़ेगा, ये डाउट तो बनाना पड़ेगा। जैसे ही आप यहां आए, फटाक से इसके नीचे डेक्स्ट्रो मत लिख देना और अगले के नीचे लीवो। पहले क्या चेक करोगे? भाई शिफ्ट की वजह से कायरलिटी गई, ये तो सिमेट्रिकल आ गया, ओनली 1 प्रोडक्ट हो जाएगा। इसे नोट करिए, इतने को नोट करिए। वो माइनर प्रोडक्ट, अच्छा ये वाला इतना नहीं आगे जा सकते, हमें कहीं फुल स्टॉप लगाना पड़ेगा। वो नहीं, वो जब कोई क्वेश्चन में रिसीव हो तो आपका दिमाग खुलवा देंगे, यही बिल्कुल। माइनर को मैं कभी क्वेश्चन में फोकस में ला ही नहीं रही, अभी आप मेजर लाइए। हाँ, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स पूछे, यस। यहां पर तुम माइनर बनाओगे इसको, ये तो अब आगे तुम्हारी सोच है, इस लायक बना चुके हम तुमको। इसका जो माइनर है उसमें 2 बनेंगे, एक डेक्स्ट्रो और एक लीवो, ये तुम गिन लोगे, इस पे मेरे को डाउट नहीं है। पहले यहां तक का नोट करिए, स्टेप 2 इतने। अभी मैं सिर्फ और सिर्फ किसकी डिस्कस कर रही हूं? SN1। SN1 क्या होता है? 2 स्टेप। 2 स्टेप माने कार्बोकेटाइन, कार्बोकेटाइन माने sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एंड प्लेनर। प्लेनर माने मेरा हाथ कर दूं, राइट? ये हो गया। अब मैंने SN1 की स्टीरियोकेमिस्ट्री जब दिखानी है तो मेरे को डैश एंड वेज का सहारा लेना पड़ेगा, यानी दिस वेज मींस कमिंग आउट ऑफ द प्लेन, दिस डैश मींस पीछे की तरफ जा रहा है। ठीक है, जिन लोगों ने नोट नहीं किया था करो, हो गया। अब एक बार समझते हैं डायग्राम। डायग्राम नीचे की बुलेट्स में इसलिए दिखा रही कि मैं बताते बताते चाहूंगी आप लिखें। ये मैंने एक कार्बन लिया जिसमें मुझे चारों डिफरेंट लेने अब तो मस्ट थे, आपको पता है, क्योंकि डिस्कस ही कायरलिटी करनी है, स्पेशल अरेंजमेंट करना है, तो मेरे को तो कायरल कार्बन लेना मस्ट था। अगर मुझे पहले से ही पता है कोई रिएक्शन SN1 जा रहा है तो क्या होगा? पहले तो कार्बोकेटाइन बनेगा। कार्बोकेटाइन इज प्लेनर, इफ यू लुक एट माय हैंड, कार्बोकेटाइन इज प्लेनर। ये है Br नेगेटिव, राइट? Br नेगेटिव कार्बोकेटाइन पर इधर से भी अटैक कर सकता है, थोड़ा ध्यान यहीं रख लेना एक बार। इधर से अगर अटैक करेगा तो ये ब्लैक पेन सबको दिख रहा है, Br नेगेटिव है, हटा दूं अब, याद रहेगा यहाँ पे कुछ ऐसा रखा हुआ है। और अगर इधर से अटैक करेगा तो नीचे, जो नीचे मैंने बना रखा था, और अब मैं ऊपर 2 अलग अलग, ये कार्बोकेटाइन 50% चांस है Br नेगेटिव इधर लग जाएगा, और 50% चांस है Br नेगेटिव इधर लगेगा। अगर मेरे पास 2 कार्बोकेटाइन हैं, 50-50% चांस मतलब क्या है? 100 में से 50 ही है और 50 ही है।
कुछ में इधर लगेगा, कुछ में इधर, जिसमें ऊपर लगेगा और नीचे लगेगा दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज होंगी, राइट। अगर मैं आपको कहूं इसमें लगा ऊपर और बहुत सारे ऐसे थे जिनमें लगा नीचे, और उनको जो जो भी है इस तरह से, नीचे भी एक ब्लैक पेन लटका हुआ है समझ लीजिए, मिरर लगा दूं, आ गई मिरर इमेज, ये एक दूसरे की मिरर इमेज ही होंगे। यानी कि 50% चांस है इसको ऊपर से बी आर नेगेटिव अटैक करे, 50% चांस है नीचे से, दोनों साइड में से 50-50% जो पॉसिबिलिटी होगी। उसका मतलब क्या है, ये तो मैंने अपने हाथों से दिखाया, प्लेनर 50% चांस है उसी साइड से बी आर नेगेटिव जाए जहां पर लीविंग ग्रुप लगा हुआ था। यहीं से बी आर नेगेटिव गया तो देखिए बी आर नेगेटिव ने सेम जगह ले ली। अगर मैं छाते की तरह देखूं तो छाता मेरा बिल्कुल वैसा है जैसे था, बस स्टैंड बदल गया उसका। यानी अगर ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी था तो ये भी डेक्स्ट्रो रोटेटरी रहा होगा, राइट। अगर मैं देखूं जहां न्यूक्लियोफाइल था, सॉरी जहां हेलोजन था, उसकी जगह ही चला गया, इन तीनों को उसने छेड़ा भी नहीं। तो अगर आप छाते से देखें तो बिल्कुल छाता वैसे का वैसे है जैसे था, सिर्फ स्टिक का कलर बदल गया, ये कह सकती हूँ, या उसका थोड़ा सा नेचर बदल गया। इसमें मैं क्या कहूंगी, इस केस में अगर इसकी डेक्स्ट्रो थी, रोटेशन 30 डिग्री थी, 25 डिग्री थी, लीव दैट, इसकी भी क्या होगी, तो मैं कह सकती हूँ जो कॉन्फ़िगरेशन थी वो रिटेन हो गई। बोर्ड का क्वेश्चन है व्हाट इज रिटेंशन, आइटैलिक्स में लिखा है और मैं लिखवाऊंगी अभी आपकी एनसीईआरटी में, रिटेंशन विल बी ऑब्जर्व्ड। तो रिटेंशन का मतलब क्या है, जो कॉन्फ़िगरेशन थी वो रिटेन हो गई, वैसे का वैसे रहा छाता। लेकिन अगर इसको इधर से अटैक करना पड़ा तो क्या होगा, आप इधर देखिए क्या होगा। हेलोजन तो हटना ही है बेटा, लेकिन जहां पर हेलोजन लगा हुआ था उस साइड से ना करके ऑपोजिट साइड से अटैक हुआ, तो मेरे को यहां क्या दिखता है, अब उसको और इसको देखिए, छाता क्लियरली उल्टा हुआ है। अगर ये डेक्स्ट्रो था तो ये सर्टेनली क्या रहा होगा, लीवो। क्या मिला मेरे को, तो आप लोगों ने रिटेंशन इन्वर्जन लिख लिया था, दोनों 50-50%। ये तो बड़ा जबरदस्त म्यूजिक है, कितनी देर इग्नोर करो। अच्छा, आप लोग मुझे अब फिर से इस पे बताइए एक चीज, देखो लैंग्वेज तुम्हारी है नहीं इसलिए तुम्हें कुछ खास समझ आएगा नहीं, ठीक है। कोई त्योहार है क्या आज जो इतनी जोरदार म्यूजिक चल रहा है, किसी का कोई फेस्टिवल तो नहीं है आज। अगर इसके अंदर मैं आधा डेक्स्ट्रो रोटेटरी भर रही हूं गुरतेज और आधा लीवो रोटेटरी भर रही हूं, व्हाट विल हैपन टू पीपीएल, दोबारा देखो, आधा मैंने भर दिया डेक्स्ट्रो रोटेटरी, आधा मैंने भर दिया लीवो रोटेटरी, निकलने वाली लाइट का क्या होगा, कोई चेंज नहीं। आधा डेक्स्ट्रो रोटेटरी मतलब 50% राइट में करेगा, आधा लीवो रोटेटरी मतलब उतने का ही फिर उतना परसेंट वापस ला देगा। ये अगर मैं क्या कहूं, इस पूरे डब्बे के अंदर आधे डेक्स्ट्रो रोटेटरी थे, आधे लीवो रोटेटरी थे, इसने जितना राइट हैंड में करने की कोशिश करी इसने उतना ही क्या कर दिया लेफ्ट हैंड में। ऑप्टिकल एक्टिविटी तुम्हें तो नहीं ऑब्जर्व हुई, क्यों नहीं हुई ऑब्जर्व, भाई जितना तुमने डेक्स्ट्रो लिया उतना ही तुमने लीवो डाल दिया, तो कहां से मेरे को ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑब्जर्व होगी, मैं देख ही नहीं पाऊंगी, अंदर जाके तो देख नहीं सकती। अगर आप 50% डेक्स्ट्रो फॉर्म और 50% लीवो फॉर्म डालेंगे, यू विल रिसीव जीरो ऑप्टिकल एक्टिविटी, एंड दिस फिनोमिना इज कॉल्ड एज रेसिमाइजेशन, रेसिमिक मिक्सचर। अब एक एक शब्द लिखते हैं, समझा आपको दिया, अब ये सारी चीज दोबारा यहां पर लिखने की कोशिश करते हैं हम, मेरे साथ लिखिए आप, कि इस केस में मेरे को दोनों फॉर्म्स कितनी कितनी मिलेंगी, 50-50% ईच, दैट इज रेसिमिक मिक्सचर। तो अभी डेफिनेशंस की मैं लाइन लिखने वाली हूं, कौन कौन सी आपके पास होंगी। पहली डेफिनेशन आपको रिटेंशन पता होना चाहिए, दूसरी आपको इन्वर्जन पता होना चाहिए, तीसरी रेसिमिक मिक्सचर क्या होता है, 50-50% डेक्स्ट्रोलीवो के मिक्सचर को कहते हैं रेसिमिक मिक्सचर। और इसका क्या आप लिख सकते हो, ये रेसिमिक मिक्सचर फाइनली क्या हो जाता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू एक्सटर्नल कॉम्पनसेशन, एक ने दूसरे की रोटेशन को कॉम्पनसेशन कर दिया, कौन से वाले को, इसको,
उल्टा ही तो हो रहा है एक्चुअली में, इन्वर्जन ही तो हो रहा है। स्पेशल अरेंजमेंट डिफरेंट, यस, स्पेशल अरेंजमेंट डिफरेंट होते ही बायोलॉजिकल एक्टिविटी डिफरेंट है। इसका रोल बदल जाएगा, इसका रोल बदल जाएगा बेटा। अगर आप ये सोचो ये प्रोडक्ट और ये प्रोडक्ट सिमिलर ही तो हैं, नो, दोनों में आप देखोगे इसकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी डिफरेंट हो जाएगी। अगर इसका कोई रोल लाइफ से रिलेटेड हुआ, वो उल्टा हो जाएगा। फर्स्ट पॉइंट डन विद एवरीबॉडी। एक्सटर्नल कॉम्पनसेशन मतलब एक आइसोमर ने जितना भी लाइट को रोटेट किया, दूसरे आइसोमर ने उसको उतना ही कॉम्पनसेट कर दिया। जो एनसीईआरटी की बुक है जिसपे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, आपको साफ तौर पे एनसीईआरटी ने बता रखा है, नई एनसीईआरटी में भी अभी तक करेक्ट होके नहीं आया है, कि 50% दोनों मिलती हैं, यानी आपको रेसिमिक मिक्सचर मिलता है। दोनों काम 50-50% होते हैं, इन्वर्जन और रिटेंशन। लेकिन जैसे आप जेई नीट के कंपटीशन डिटेल में जाते हैं, वहां थोड़ा सा आपको ये चेंज करना पड़ेगा। हमें अक्सर देखा गया इन्वर्जन ज्यादा मिला है। जब आप बोर्ड दे रहे हैं आपको रेसिमिक मिक्सचर लिखना पड़ेगा, जब आप जेई नीट का क्वेश्चन कर रहे हैं आपको बताना पड़ेगा जनरली वी रिसीव मोर इन्वर्जन एज कंपेयर टू रिटेंशन। 60 से 70% इन्वर्जन होता है, बचा हुआ रिटेंशन होता है। ये एक एनोमली चल रही है एनसीईआरटी और जेई नीट के सिलेबस में, खुल के ये डिफरेंस है जो पढ़ाया ही जाता है किताबों में, एनसीईआरटी में नहीं मेंशन्ड है। वीडियो केमिस्ट्री पढ़ाई, I came across 4 terms, बातें नहीं भाई। एक टर्म आई मेरे पास रिटेंशन। अगर प्रोडक्ट और रिएक्टेंट दोनों की कॉन्फ़िगरेशन सेम है तो मैं क्या बोलती हूं, रिटेंशन। या जहां न्यूक्लियोफाइल अटैच था उसी अरेंजमेंट उसी जगह पे आके, सॉरी हेलोजन अटैच था, वहीं सेम पोजीशन से ही अगर न्यूक्लियोफाइल आके अटैच हो जाता है, आई रिसीव रिटेंशन। दूसरी डेफिनेशन आपके पास यहां पे आती है वन वर्ड में, दैट इज इन्वर्जन, इसका जस्ट उल्टा। तीसरी आपके पास आती है रेसिमिक मिक्सचर, या वैसे ज्यादातर जो आई है वो आई है व्हाट डू यू मीन बाय रेसिमाइजेशन। रेसिमाइजेशन इज व्हेन 50% डेक्स्ट्रो एंड 50% लीवो आइसोमर्स आर टेकन इन वन केस, यानी कि दोनों का इक्वल कंटेंट 1:1 रेशियो भी बोल सकते हैं आप, 50% डेक्स्ट्रो 50% लीवो भी बोल सकते हैं, दे मेक रेसिमिक मिक्सचर एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज रेसिमाइजेशन। इट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, ऑप्टिकली इनएक्टिव, क्लियर। तो अब आपके पास SN1 की एनसीईआरटी बेसिक के हिसाब से पूरी स्टीरियो केमिस्ट्री खत्म हुई। प्रोडक्ट्स प्रिडिक्ट करना ये लंबी कहानी चलती रहेगी, ये तो चैप्टर एंड तक मैं चलाती रहूंगी कि आप मेजर प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करिए, उसका स्ट्रेस आप बिल्कुल अभी नहीं ले रहे, उसको मैं आपके साथ अभी करूंगी ही करूंगी। तो यहां तक क्लियर हो गया था सबको? चेक, ये SN2 ही है, बना रखा है आपने लास्ट क्लास में, पेंटावेलेंट, ट्रांजिशन स्टेट, हाईली अनस्टेबल, एटसेट्रा एटसेट्रा। फिर भी मैं दोबारा देखना चाहूंगी ये मैंने कौन सा एल्काइल हाइड लिया है, सेकेंडरी, क्योंकि थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताई एक बात, सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड में SN2 की चॉइस ज्यादा होती है। प्राइमरी टर्शरी की हमें क्लियर है, सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड में इफ नथिंग एल्स इज गिवन, मैं कौन से ऑप्शन को लपक के लूंगी, SN2 होगा सेकेंडरी में। तो अगर इसमें न्यूक्लियोफाइल आया, क्योंकि मेरे को पहले से पता है मैं SN2 की बात कर रही हूँ, कार्बोकेटाइन बनने का तो स्कोप ही नहीं है, शायद मैंने सॉल्वेंट नहीं लिया, प्रोटेक या जो भी और सिचुएशंस रही, न्यूक्लियोफाइल हमेशा कहां से अटैक करता है, जस्ट ऑपोजिट एज कंपेयर टू हेलोजन लिविंग ग्रुप। अगर लिविंग ग्रुप इधर है तो न्यूक्लियोफाइल किधर से अटैक करेगा, इधर से, ठीक है। तो लिविंग ग्रुप कहां है, उससे ऑपोजिट साइड से न्यूक्लियोफाइल आया अटैक करने, और क्या बन गया, पेंटावेलेंट ट्रांजिशन स्टेट। और थोड़ी देर बाद मुझे क्या पता चलता है, ये निकल गया, ये इधर आ गया, छाता पूरा उल्टा हुआ, 100% पूरा उल्टा हुआ है। यहां अगर आप देखिए तो दिस, और यहां अगर आप देखिए तो दिस, क्या दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज से दिखती हैं? है नहीं, मुझे पता है एक्स और NU है, बट एटलीस्ट आई नो अगर ये डेक्स्ट्रो रहा होगा तो ये पक्का लीवो होगा, ये लीवो रहा होगा तो ये पक्का डेक्स्ट्रो होगा।
अब तो यहां देख के एनसीईआरटी के हिसाब से क्या मिलेगा मेरे को, 100% इन्वर्जन। कोई चांस ही नहीं, प्लेनर कोई चीज आई नहीं बीच में, तो दूसरी साइड से अटैक करने का ऑप्शन नहीं। 100% मेरे को इन्वर्जन मिला। इस बात को स्टडी करके देने वाले साइंटिस्ट का नाम वॉल्डेन था, इसीलिए इस इन्वर्जन को वॉल्डेन इन्वर्जन के नाम से जाना जाता है। जो नोट करना चाह रहे हैं वो नोट करें। तो SN1 SN2 दोनों की आपके पास स्टीरियो केमिस्ट्री आ गई। क्वेश्चन इसके रोज कराऊंगी, अगली क्लास में भी कराऊंगी। तो अब SN1 SN2 को 1 गो के लिए मैंने क्लोज कर दिया। अब मैं आखिरी स्ट्रेच पे आती हूं, दैट इज क्या एल्काइल हैलाइड की लाइफ में एक ही रिएक्शन था, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन? नहीं, दो और थे, रिएक्शन विथ मेटल्स। अब फिर आपको +1 याद आएगी, बहुत कुछ आपको याद आने वाला है, क्या है क्या नहीं है वो सारा। अब नया रिएक्शन है, ध्यान से सुनिए। ये +1 में चाहे किया हुआ है लेकिन हम शुरू से करेंगे। क्या एल्काइल, अब बिल्कुल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को भूल के नए रिएक्शन में आ जाइए कि अगर मैं बात करूं यहां पर रिएक्शन विद मेटल्स, मेटल वही वाले मेटल यूज होंगे जो रिएक्टिव हैं या एक्टिव हैं। रिएक्टिव मेटल माने ज्यादातर सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, यही होते हैं रिएक्टिव मेटल की कैटेगरी। तो सोडियम के साथ एल्काइल हैलाइड कैसे बिहेव करेगा, ये मैंने क्या लिखा है, ड्राई ईथर। सबसे पहले सोडियम की प्रॉब्लम को समझिए, ये वाटर के साथ एक्सप्लोड कर जाता है, ये इट कैचेस फायर, इट रिएक्ट्स विद वाटर। तो वाटर से बचा के रखना मतलब ड्राई कंडीशंस मेंटेन करना, ड्राई कंडीशंस मेंटेन करना मतलब मेरे को ईथर लाना पड़ेगा। और भी वजह है ड्राई ईथर यूज करने की, नॉट ओनली सोडियम। वो तो सोडियम के हम कह देंगे केरोसिन ऑयल में डाल दो इसको साथ में, क्योंकि केरोसिन ऑयल में डिप करके ही रखा जाता है। तो ड्राई ईथर का मतलब एक ही है यहाँ पे, ड्राई कंडीशंस, नो वाटर एट ऑल। क्योंकि वाटर आया तो सोडियम के साथ रिएक्ट कर जाएगा। तो चलिए मैं ले आई ड्राई ईथर। जैसे कि अब मैंने यहां डन क्यों लिखा है, डन इसलिए लिखा है कि एक तो आप इसको +1 में कर लेते हैं, और एक वैसे भी इसको हम कई सीरीज में लगाते हैं, कभी किसी क्लास में थोड़ा सा टाइम बचा तो करा देते हैं। तो मैं पहले आपको वुड्स रिएक्शन का बहुत स्लो बेसिक दिखाती हूं क्या होता है। रोड मैप, कोई भी एल्काइल हैलाइड ले आओ, राइट, उसको आपने दिया Na। आपने जब Na दिया, वेरी मच एज्यूम्ड कंडीशंस क्या थी, ड्राई। उससे क्या होगा, ऑटोमेटिकली Na के साथ Cl, NaCl बना लेता है। तो मैं इतना सा टुकड़ा देखूं तो मुझे लगता है लो जी ये तो NaCl बन गया। अब क्या है बची हुई चीज, अकेला R तो नहीं एग्जिस्ट कर सकता, एल्काइल नाम की तो कोई चीज नहीं है, क्योंकि +1 में बहुत बेसिक रिएक्शंस में था ये, मुझे पता है बहुत लोगों को आता होगा। अकेला R तो एग्जिस्ट कर नहीं सकता, ये अपने ही जैसे दूसरे R के साथ बनाना चाहेगा बॉन्ड, और तो कुछ बचा नहीं। यानी मुझे 2 R यूज करने, जब मुझे 2 R यूज करने तो बैलेंसिंग क्या कहती है, 2RCl करो। फिर सोडियम कितने यूज करने पड़ेंगे, वो भी 2 यूज करने पड़ेंगे, और मेरे पास ये बना। देखिए मुझे पता है बहुत लोगों को आता है, बट बहुत को शायद नहीं आता, तो मुझे मेरे फ्लो से पढ़ाने दीजिए प्लीज, ठीक है। यहां पर जो भी मैंने ग्रुप लिया था R, वो क्या हुआ, एंड में रेप्लिकेट हो गया। डबल नहीं बोल रही मैं, डबल इज अ ट्रिकी वर्ड, फंसेंगे हम। मैं ये नहीं कह रही कि कार्बन का नंबर डबल हो गया, फंस सकते हो। मैं कह रही हूं R जैसा था वो रेप्लिकेट हो गया इधर, R डबल। आप अपने आप दिमाग लगा लो, इजी शब्द है। तो पहले तो आप रिएक्शन विद मेटल्स में हेडिंग जो मेरे साथ साथ लिखेंगे वुड्स की, दिस इज वुड्स रिएक्शन। पहले ये उसका रोड मैप है, मेरे साथ साथ कर रहे हैं अब आप। वुड्स के नीचे पहले ये जो मैंने डन लिख दिया है ना, उस डन की जगह ये है। एक एग्जाम्पल आपके सामने लिख रही हूं, कोशिश करेगा एग्जाम्पल को पकड़ने की, मेरे साथ साथ लिखेंगे इसमें, ठीक है। CH3 CH CH3 Cl, ये मैंने एक एल्काइल हैलाइड लिया, और इसके साथ मैंने क्या किया, सोडियम और ड्राई ईथर। अब मुझे अंडरस्टूड होना चाहिए, यहां पर 2 और 2 मैं लिखूंगी, कोई एग्जामिनर लिख के नहीं देगा कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन में। 2 लिखना इज लाइक गिविंग यू हिंट विच वी विल अवॉइड। तो ये लिखते ही अब मुझको क्या सोचना है,
2 NaCl तो बाहर निकाल दो, राइट मैंने 2 NaCl बाहर निकाल दिए। बाकी जो बचा, एक बार देखिए जो मैंने रेप्लिकेट वर्ड बोला था, एज इट इज बनाइए इस आर को ओपन करके। इसमें भी आप आज के टेस्ट में वही बेवकूफियां करेंगे जो पिछले टेस्ट में किए आपने, अपने बिना ओपन किए आंसर दिए। स्ट्रक्चर्स को बिना ओपन किए आंसर देंगे, आपसे गलत होगा। तो मैं एग्जैक्टली रेप्लिकेट कर रही हूं। रेप्लिकेट करने का मतलब आई होप आपको पता हो, दो टुकड़ों को जोड़ना। क्या बनाइए, ब्यूटेन बना, मुझे पता है 2,3-डाइमिथाइल। कोई इधर आपको देख के कहे तो प्रोपाइल, आप सोचोगे प्रोपेन का तो हेक्सेन बनना चाहिए था, डबल ही तो होता है यार, और आप कहीं ना कहीं ऑप्शन में हेक्सेन मिलेगा टिक कर जाओगे। लेकिन आईयूपीएसी नेम में वहां लॉन्गेस्ट चेन ब्यूटेन पड़ गई, यहां लॉन्गेस्ट चेन प्रोपेन पड़ गई। इसका आईयूपीएसी क्या दूंगी मैं, 2-क्लोरोप्रोपेन का वुड्स करोगे तो क्या बनेगा, ले प्रोपेन का तो हेक्सेन ही बनना चाहिए। वुड्स में होता ही क्या, डबल ही तो होता है, डबल ही हुआ कार्बन का नंबर। लेकिन आईयूपीएसी नेम में क्या आ गया, बजाय प्रोपेन के ब्यूटेन आ गया। राइट डाउन दीज टू अंडर वुड्स। फिर मैं कह सकती हूं हाँ डन अब हुआ जी, डन, एक केस कर लिया मैंने, डन अब जाके हुआ। साइंटिस्ट के नाम पे, वुड्स के नाम पे रखा गया है। इस रिएक्शन में आप अपनी मर्जी से कोई चेंज नहीं कर सकते कि सोडियम के अलावा कोई और मेटल दे दे, जिंक दे दे, देन इट इज नॉट वुड्स। वुड्स की कंडीशंस यही हैं। अब ये तो मेरे लिए एक बेसिक सा हो गया रिएक्शन कि ऐसा होता है वुड्स, जिसके लिए मैंने डन लिखा। इसका मैकेनिज्म, इसके 2 मैकेनिज्म्स प्रपोज्ड हैं, हमारे सिलेबस में एक भी नहीं है। कोई कहता है ये फ्री रेडिकल है, कोई कहता है ये कार्बो एनायन है, विच इज नॉट पार्ट ऑफ आवर सिलेबस, क्योंकि टिल डेट दोनों मैकेनिज्म पैरेलल चल रहे हैं। कुछ सवालों के जवाब इससे आ रहे हैं, कुछ के इससे आ रहे हैं। तो मैं उसको मेंशन ये कर रही हूं कि कल को कहीं आपसे आपको लगे मेरे को मैकेनिज्म नहीं पता, तो उसके लिए मैकेनिस्टिक अप्रोच इसकी आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है। अब थोड़े से अच्छे क्वेश्चन जो जेईई नीट में आ सकते हैं। मैंने आपको एक ऐसा दे दिया कि ये सारे मैंने आपको +1 में करा रखे हैं, बट जस्ट जिन्होंने नहीं कर रखे उनके लिए मैंने आपको एक ऐसा केस दिया जिसमें Br भी है और Cl भी है, 2 हेलोजन एक साथ है, और फिर वही सोडियम ड्राई ईथर। अब तक आप क्या देख रहे हो, सोडियम है, 2 सोडियम यूज किए मैंने। अब के इसको 2 लेने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इसी के अंदर 2 हेलोजन्स हैं। ये Na क्या करेगा, एक Br को लेके चला जाएगा और एक Cl को लेके चला जाएगा। Na तो 2 ही चाहिए, और इन दोनों कार्बन की एक एक वैलेंसी आपने डिस्टर्ब कर दी। ये दोनों क्या करेंगे, आपस में ही बॉन्ड बना लेंगे। एक ही मॉलिक्यूल के अंदर हो गया वुड्स, दूसरे मॉलिक्यूल की जरूरत ही नहीं पड़ी। उसको क्या बोलेंगे, इंट्रा मॉलिक्यूलर वुड्स रिएक्शन। वुड्स की सिंपल डेफिनेशन कहना गलत है, मतलब वुड्स का सिंपल इंट्रोडक्शन तो यही है आपके पास। इस पे क्वेश्चन हम कितने मर्जी पूछ लें, लेकिन वुड्स का सिंपल इंफॉर्मेशन मेरे पास ये है कि 2 हेलोजन देखे और जोड़ दिया। लेकिन अगर अभी तो प्लेन बेसिक एनसीईआरटी चल रही है, इधर देखिए, अब के मैंने दोनों एल्काइल हैलाइड सेम नहीं दिए। एक दे दिया आपको, आप सिंपल एल्काइल हैलाइड बोल लीजिए, और इसको क्या बोलते हैं, एराइल हैलाइड। एक एल्काइल एक एराइल, और दे दिया साथ में सेम कंडीशन, वो ड्राई ईथर वगैरह सब होगा। तो हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं इसके अंदर, वही चीज जो अब तक करके आ रहे हैं, 2 सोडियम आएंगे, 2 Cl को लेके चले जाएंगे, और कुछ ऐसा बनना चाहिए। इसको अब तो आप लोग बड़े आराम से क्या कह सकते हो, टोल्यूइन। इस रिएक्शन को मैं वुड्स नहीं कह सकती, इट इज वुड्स फिटिग। ये कौन सा रिएक्शन है, वुड्स फिटिग रिएक्शन। वुड्स अगर कोई कहेगा तो उसका मतलब है दोनों एल्काइल हैलाइड सेम होने चाहिए। लेकिन अगर एक एल्काइल और एक एराइल आपने ले लिया, या रेदर बेटर वर्ड इज दोनों एल्काइल है तो ही वुड्स है, एक एल्काइल एक एराइल तो वुड्स नहीं है। कौन सा है, वुड्स फिटिग। और अगर दोनों ही एराइल हैं तो नोट करो, वुड्स फिटिग, फिटिग और वुड्स। सारा वुड्स का मैंने आपको इंट्रोडक्शन दे दिया, बस एक बार आप नोट कर लीजिए ताकि एब्जॉर्ब हो जाए।
तो every alkyl halide is capable of doing this, which not I'm coming to. हाँ वो सब तो बनता है, मतलब अभी तो आज सिर्फ बेसिक इंट्रोडक्शन दे रही हूँ जो एनसीईआरटी अलाउ करती है, वो सब आएगा, आज नहीं बट आएगा। आज सिर्फ बेसिक इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। मैं चाहूं तो कर सकती हूँ, लेकिन अगली क्लास में चैप्टर खत्म नहीं करूंगी, उससे अगली क्लास भी लेके जाऊंगी, कोशिश होगी एक और लेके जाऊंगी एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज के लिए। बट यार तुम कहाँ पहुंच जाते हो मान्या, इस वक्त तुमको ये फोकस होना चाहिए कि 6 को टेस्ट होगा कि नहीं, या ये फोकस होना चाहिए कि मेरे पास प्रैक्टिस का टाइम मिल जाए, मेरी डीपीपीज हो जाए। मेरा बस चला 6 को, बेटा सब्जेक्टिव तो ले ही लूंगी। मैं बिल्कुल टेस्ट को नहीं सोच रही पढ़ाते वक्त, मैं ये सोच रही हूँ आपकी प्रैक्टिस इतनी इनफ हो जाए कि आपको इस चैप्टर का नब्ज पकड़ में आ जाए। मैं जिस वक्त पढ़ा रही होती हूँ, मैं 6 अगस्त याद करके नहीं पढ़ाती, मैं सिर्फ जहां पहुंची हूं मैं उस हिसाब से कमेंट कर रही हूं कि मैं अगली क्लास में चैप्टर नहीं खत्म कर रही, उससे अगली में भी खत्म नहीं करने की कोशिश है, क्या कि मैं आपको एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज करा सकूं। बाकी टेस्ट जब होगा वो आपके सामने आ जाएगा, आपको बता रखा है 6 नहीं तो 8 हो जाएगा, दुनिया खत्म थोड़ी हो रही है 8 अगस्त के बाद, उसके बाद हो जाएगा। सो डोंट रश फॉर टेस्ट, रेदर रश फॉर टीपीपीज। आगे सबके पास एक बेसिक इंट्रोडक्शन, व्हाट इज वुड्स फिटिंग एंड व्हाट इज फिटिंग, क्लियर। चलिए, इसकी बुलेट्स जो आपको ऑब्जेक्टिव में बहुत अच्छा बचा लेंगी। काफी जगहों पर यह कहा गया है कि ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म लेता है, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि दोनों चलते हैं, पैरेलल चल रहे हैं। अब हमारा सवाल सबसे पहला यहां से शुरू होता है वुड्स से। एक अभी तक वुड्स क्या था, दोनों एल्काइल हैलाइड्स, उसी को वुड्स कह रहे हैं ना। और मैंने तो बेसिक इंट्रोडक्शन में दोनों सेम एल्काइल हैलाइड यूज किए, जो प्रोपाइल वाला मैंने आइसोप्रोपाइल वाला यूज किया। लेकिन अगर एक एल्काइल हैलाइड है CH3Cl यानी मिथाइल क्लोराइड, दूसरा है इथाइल ब्रोमाइड, तो वुड्स होगा। लेकिन प्रोडक्ट क्या होगा, एक तो ये प्रोडक्ट होगा, यहां पर सोडियम है, 2 सोडियम लिए और वो एक NaBr एक Cl, देखो मैंने हेलोजन भी बदल दिए, मैंने दोनों हेलोजन भी बदल दिए, मैंने दोनों R भी बदल दिए। इसके पॉसिबल प्रोडक्ट सोचते हैं, तो ध्यान यही रखना, इसके पॉसिबल प्रोडक्ट्स के लिए आई एम मूविंग आउट ऑफ एनसीईआरटी। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी बोर्ड्स में नहीं आता, बोर्ड्स का वुड्स हो गया बस। अच्छा डिफिकल्ट क्वेश्चन आएगा जो हम अगली क्लास में लेंगे, आज तो टाइम नहीं अलाउ करेगा। अगर मेरे को यहां पे वुड्स की कंडीशन यानी सोडियम और ड्राई ईथर दे रखा है, ये अपने आप के ही हजारों मॉलिक्यूल्स का वुड्स करता फिरेगा। CH3Cl का कोई एक मॉलिक्यूल थोड़ी है, टेस्ट ट्यूब में हजारों है। तो CH3Cl सोडियम और ड्राई ईथर की प्रेजेंस में क्या बनाना प्रेफर करेगा, अपने R को रेप्लिकेट करेगा। ये कौन सा पीछे रहने वाला है, इसका भी वुड्स अपना अलग चलता रहेगा। ये क्या प्रोड्यूस करेगा, ये ब्यूटेन प्रोड्यूस करेगा 2 इथाइल जुड़ के, बट क्रॉस भी होगा। जब क्रॉस भी होगा तो आपको पता है एक ये बनेगा एक ये बनेगा, क्रॉस में ये भी बनेगा। लेकिन क्योंकि ये सिर्फ जेई और नीट के क्वेश्चन में आपको 2 प्रोडक्ट्स और मिलते हैं जिसपे मैंने येलो कर रखा है। भाई मीथेन कैसे मिल सकता है इसमें, मैंने ऊपर क्या लिखा, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। फ्री रेडिकल पे मैं इनफ लगा चुकी टाइम, 2-3 दिन लगाए इस बार तो मैंने। फ्री रेडिकल अगर बना होगा, दोनों बने होंगे, ये टूटा होगा, फ्री रेडिकल बने होंगे तो यही बना होगा। अब मुझे पता है जब मेरे पास फ्री रेडिकल का ऑप्शन आ गया, एक एक कर इधर भी फ्री रेडिकल्स बने होंगे, तो वो टर्मिनेशन में क्या होता है, टर्मिनेशन में होता है 2 फ्री रेडिकल्स आपस में जुड़ जाएं। अच्छा इसके फ्री रेडिकल क्या होंगे बच्चों, होगा इसके फ्री रेडिकल में टर्मिनेट होना, या एक और पॉसिबिलिटी की अगर मैं बात करूं, यहां से भी एक H फ्री रेडिकल निकल के डबल बॉन्ड बना लेगा, इथीन आ जाएगा। टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड अपनी कॉपी में बना के बताइए, टर्शरी ब्यूटाइल
क्लोराइड। कॉपियां पटक मत लो भाई, आप इतनी नाराजगी कॉपी में मत दिखाओ। मुझे इसका प्रोडक्ट चाहिए, टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड। मैं बना रही हूं, देखना मेरे साथ। ये फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको कराया था कि टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप का मतलब क्या है। 4 कार्बन का ऐसा ग्रुप जिसमें एक कार्बन टर्शरी। सहज आज काफी पीछे की तरफ डिस्ट्रैक्टेड हो, जितनी बार मैं देखती हूँ तुम फटाक से गर्दन आगे कर रहे हो। तो तुम्हारा पेन कॉपी कुछ है, उनके पास फोन है, क्या है? कुछ पूछना होता है, डिस्कशन करना होता है माधव से? अच्छा, एनीवेज आज कम से कम 50 बार तो हो चुका, मैं जितनी बार पलटी तुम फट आगे पलटे हो। तो प्रॉब्लम ये है, इसमें ना पीछे का भी दिखता है, ये थोड़ा सा मिरर का भी काम करता होता है। तो मैं एक आधी बार, जैसे वो गाने बजे थे, एक आधी बार तो इग्नोर कर सकते हैं, कितनी बार करें? अब मैं जितनी बार देख रही हूँ, मुझे यहाँ अगर तुम आगे खड़े होकर देखो तो काफी कुछ दिख रहा है पीछे का। आई वॉन्ट टू इग्नोर इट, बट व्हेन समथिंग इज हैपनिंग टू मच तो मुझे रोकना पड़ता है। भाई क्लास आगे चल रही है यार। सो टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड मेरे पास क्या होगा? टर्शरी कार्बन के ऊपर क्लोरीन लगा हुआ है। इसको अगर मैं यही सोडियम देती हूं, आई नो यहां और यहां 2 2 तो हो ही जाना है। अब मैंने, और ज्यादातर लोगों ने सही दिया है, तो इट्स जस्ट अ फॉर्मेलिटी कि अगर किसी को अपना आंसर कंफर्म करना हो, तरीका ढूंढना हो, ये टुकड़ा एज इट इज उठा के पलट के इधर लगा दीजिए। ये टुकड़ा एज इट इज उठा के इसके सामने लगा दीजिए। रेप्लिकेट का मतलब ये होता है एज इट इज इस टुकड़े को जहां से टूटा है वहीं से जोड़ना है। मतलब मैंने ये नहीं कहा कि ये CH3 से जोड़ दीजिए, जहां से कट किया। और कुछ लोग इसको ऐसे भी करते हैं कि हमें ऐसे नहीं समझ आ रहा, हमें इस तरह से नहीं लिखना। सम स्टूडेंट्स यूज टू डू दिस, नथिंग रॉन्ग, जब तक उनका आंसर सही आ रहा है हमें उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन दोनों को जोड़ दिया, CL काटा और यहां से C को लाए और इसके सामने जोड़ दिया। जैसे आपको अच्छा लगे आप वैसे कर सकते हैं। अब मेरे को इसके IUPAC नेम में सिर्फ चाहिए वर्ड रूट, बाकी मेरे को 1 2 3 4 डाई टेट्रा कुछ नहीं दोगे। ब्यूटाइल इज नेवर, तो रिएक्टेंट के नाम में भी ब्यूटाइल, प्रोडक्ट के नाम में भी ब्यूटेन, ये आपको कंफ्यूज कर सकता है। फिर वुड्स हुआ ही नहीं, वुड्स हुआ है, लेकिन यहां मैंने कॉमन नेम दे दिया टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड। और ऑप्शन में मैंने, ऑब्जेक्टिव में आपको 4 ऑप्शन में मैंने IUPAC नेम दे दिया। ब्यूटेन तो कोई सपने में भी ना सोचे इससे बनेगा, लेकिन ये कौन सा ब्यूटेन है? 2233 टेट्रामिथाइल ब्यूटेन। तो ब्यूटाइल से ब्यूटेन ही बन रहा है, ये है वुड्स। तो अगर आप NCERT एक्सरसाइज खोलेंगे, आखिरी क्वेश्चन जो है वुड्स का वो ये है। NCERT एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन यही है जो मैंने अभी आपसे बनवाया। बड़ी इजीली आपने बना ली, लेकिन वहां बड़ा लंबा सा करके दे रखा है। तो लेट मी रिवाइज आज की क्लास में क्या हुआ। पैकिंग आप कर रहे हो तो उसको रिवाइज करना है, टेस्ट नहीं ले रही मैं आपका, डोंट वरी। क्योंकि आज स्टीरियो केमिस्ट्री का ऑप्शंस तो मैंने कराए नहीं, क्वेश्चन कराए नहीं, तो आई एम नॉट टेकिंग योर टेस्ट। ऐसे ही बोल रही थी मैं, टेस्ट होगा। मेरे को रिवाइज कराओ आज की क्लास की स्टार्टिंग की टर्म्स। चेक एवरीवन। सबसे पहले मैंने आपसे आज क्या करवाया? कायरल। सबसे पहले कायरल। कायरल का मतलब क्या होता है? ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें कोई सिमेट्री एलिमेंट ना हो। और ढूंढते कैसे हैं? अगर उसमें एक भी कायरल कार्बन हुआ तो वो मॉलिक्यूल कायरल होने के पूरे चांस है। तो पहले तो हमने ये ढूंढा, और वो कायरल कार्बन की डेफिनेशन जो 4 डिफरेंट एटम से कंबाइन करता हो, जुड़ा हुआ हो, उसको मैं कायरल कार्बन कहती हूं। डायस्टीरियोमर्स क्या थे? ऐसे स्ट्रक्चर्स जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम, बट स्पेशल अरेंजमेंट डिफरेंट, उन सबको हम आंख बंद करके डायस्टीरियोमर्स कह सकते हैं। डायस्टीरियोमर्स में 2 ऐसी फॉर्म्स जो आपस में मिरर इमेज हैं और नॉन सुपर इंपोजेबल हैं, उनको हम कह सकते हैं एनाइंशियोमर्स। ये दोनों क्या थे? एनाइंशियोमर्स। डिफरेंट स्पेशल अरेंजमेंट, वो तो डायस्टीरियोमर्स के भी होते हैं। मिरर इमेजेस एंड नॉन सुपर इंपोजेबल। इस फॉर्म को मैंने क्या लिखा? ये तो आपस में डायस्टीरियोमर्स हैं, भूल जाओ डायस्टीरियोमर्स को। इस फॉर्म को मैंने क्या लिखा? वो इसकी एक प्रॉपर्टी है कि ये एक कायरल है, क्योंकि इसमें एक कायरल होने की वजह क्या थी? इसमें एक प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गया। लेकिन यहां आपको ये बात मैंने बहुत क्लियरली बोली थी, 2 कायरल कार्बन होने के बावजूद भी ये
एकायरल है। ऐसी फॉर्म्स को कहते हैं मीजो। ये भी डायस्टीरियोमर्स हैं आपस में तीनों। इन 3 डायस्टीरियोमर्स में ये 2 आपस में क्या हैं, एनाइंशियोमर्स। और ऐसी फॉर्म जिसमें एक प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाए उसको आज के बाद क्या बोलेंगे, मीजो। तो जैसे ही मैं मीजो फॉर्म बोलूं समझ जाइएगा मीजो फॉर्म का ये मतलब है, और ये आएगा काफी। ये मतलब होता है मीजो फॉर्म का, जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री हो 2 कार्बन्स के बीच, उसको कहते हैं मीजोफॉर्म। तो डायस्टीरियोमर्स, एनाइंशियोमर्स और मीजोफॉर्म समेट के हम किधर चले थे, ऑप्टिकल एक्टिविटी पे। ऑप्टिकल एक्टिविटी में हमने क्या किया था, एक पोलैरिमीटर पूरा सेटअप लिया। प्लेन पोलराइज लाइट क्या थी, ऐसी मोनोक्रोमेटिक लाइट जिसका प्लेन इज फिक्स्ड, उसको हमने कहा था प्लेन पोलराइज लाइट। प्लेन पोलराइज लाइट को किसी भी कायरल मॉलिक्यूल की सॉल्यूशन में से अगर पास करूं तो बाहर निकलने वाली लाइट का प्लेन जो है वो रोटेट हो जाएगा, ईदर इन राइट और इन लेफ्ट। राइट में हुआ तो उस फॉर्म को मैं बोलूंगी डेक्स्ट्रो, लेफ्ट में हुआ तो उस फॉर्म को बोलूंगी लीवो। और अब तक मुझे ये बात पता चल गई डेक्स्ट्रो और लीवो एक ही के 2 फॉर्म्स थे जो सिर्फ लाइट के वजह से चेंज हो रहे थे, लाइट के चेंज की वजह से डिफरेंट थे। उनको मैंने कंफर्म नाम क्या दे दिया, एनाइंशियोमर्स तो पहले ही दे दिया। फिर मैंने इन सारी तारों को जोड़ा, इन डॉट्स को जोड़ा। अगर कोई मॉलिक्यूल कायरल है वो पक्का ऑप्टिकल एक्टिविटी दिखाएगा, उसकी एक फॉर्म डेक्स्ट्रो होगी, एक फॉर्म लीवो होगी। यानी कायरल मतलब ऑप्टिकल एक्टिविटी, कोई भी चीज कायरल है वो ऑप्टिकल एक्टिविटी दिखाएगी। यहां डेक्स्ट्रो और लीवो बता के हम चले आगे। उसके बाद मैंने स्टीरियोकेमिस्ट्री पकड़ी SN1 की। SN1 माने 2 स्टेप, बीच में आया कार्बोकेटायन। एक एक्स हेलोजन निकला, उसने कार्बोकेटायन बना के दिया। कार्बोकेटायन पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक सेम साइड से हुआ तो मुझे क्या मिला, छाता सीधा ही मिला, रिटेंशन। ऑपोजिट साइड पे लगा तो मुझे क्या मिला, इन्वर्जन। और मेरी एनसीईआरटी कहती है 50% रिटेंशन 50% इन्वर्जन, आई गेट रेसिमिक मिक्सचर विच इज ऑप्टिकली एक्टिव, यानी ऑप्टिकली इनएक्टिव। सॉरी इरा, बहुत सही जगह पे एक्सप्रेशन दिया। सो ऑप्टिकली इनएक्टिव यानी अगर मैंने एक, ध्यान से सुनना, डेक्स्ट्रो रोटेटरी एल्काइल हैलाइड का SN1 कराया, प्रोडक्ट विल बी डैश। डैश मतलब खाली जगह, फिल इन द ब्लैंक्स। अगर मैंने डेक्स्ट्रो रोटेटरी एल्काइल हैलाइड का SN1 करवाया, प्रोडक्ट विल बी ऑप्टिकली इनएक्टिव, क्योंकि 50% रिटेंशन 50% इन्वर्जन, ये बोर्ड के क्वेश्चंस हैं। प्रोडक्ट विल बी इनएक्टिव। यहां हो गया रेसिमिक मिक्सचर वाली बात खत्म। फिर मैंने 2-3 केसेस आपको कराए और ये भी बताया एनसीईआरटी से बाहर निकल के कि भाई आपको कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस में रेसिमिक मिक्सचर के बजाय इन्वर्जन की मात्रा ज्यादा मिलेगी, 60 to 70%। वैसे एग्जैक्टली 67 होती है बट इसमें थोड़ा सा वेरिएबिलिटी मिलती है। फिर उसके बाद में आई किस पर, SN2 की स्टीरियोकेमिस्ट्री पर। SN2 की स्टीरियोकेमिस्ट्री में मैंने क्या देखा, 100% उसमें इन्वर्जन मिलेगा, क्योंकि कोई प्लेनैरिटी बीच में आई नहीं, चॉइस आई नहीं। जिस साइड हेलोजन लगा था उसके ऑपोजिट साइड पे ही आपको न्यूक्लियोफाइल लगाने को मिला। यहां 1-2 एग्जांपल्स मैंने केसेस वैसे ही करा दिए आपको। यहां मेरी स्टीरियोकेमिस्ट्री SN1 SN2 की एनसीईआरटी की खत्म हुई थी। जो बीच में मैंने 2 या 3 केसेस कराए, बाकी 3 रोक लिए। जो नहीं कराए, एक स्लाइड आपके सामने मैंने जंप कर दी क्योंकि टाइम जा रहा था कि अगली क्लास में उन तीनों के प्रोडक्ट आपसे पूछूंगी। जो मैंने केसेस कराए उसमें एक में क्या था, 50% रिटेंशन 50% इन्वर्जन, और एक केस मैंने ऐसा कराया था जिसमें प्रोडक्ट में कायरलिटी नहीं थी शिफ्ट की वजह से, तो आपको ऑप्टिकल एक्टिविटी मिलनी ही नहीं थी, आप काहे का रिटेंशन इन्वर्जन सोचो। देन इन एंड आई केम टू रिएक्शन विद मेटल्स। रिएक्शन विद मेटल्स में मैंने आपको क्या कराया, वुड्स। वुड्स में सिंपल वुड्स हुआ, इंट्रामोलिकुलर वुड्स हुआ, फिटिक हुआ। वुड्स फिटिक आपने बोल दिया इसलिए मैंने फिटिक बोल दिया। एक होमवर्क आपको देके भेज रही हूं, मुझे इसका प्रोडक्ट चाहिए,
लास्ट क्लास का होमवर्क 6-7 लोगों ने मुझे स्पेशली आके चेक कराया, विच इज गुड, लिविंग ग्रुप वाली बात। तो आई अप्रिशिएट आपने वो किया। जो समझ नहीं आया वो मैं अपने आप आपसे लूंगी उस डिटेल को, ठीक है? सो उसकी आप टेंशन मत लीजिएगा। तो अब आपको अगर मैं इसका वुड्स करने को बोलूं, प्रोडक्ट लेके आइएगा, क्लास ओवर, जाइए। बस ये आपका होमवर्क है, इसका प्रोडक्ट लेके आएंगे, जाइए। आज की डीपीपी शायद सबको मिल गई होगी। ऑनलाइन वाले बच्चों को पता है मेरी ऐप पे आज की डीपीपी अपलोड हो गई होगी, स्टीरियो केमिस्ट्री वाली।